Good morning, good afternoon, good evening. Whatever time of the day you are watching this video, my greetings to you. My name again Digant Purani. Welcome to the yet another video for logical reasoning from DD Institute regarding CS EET exam. आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। सो मैंने सोचा अगर टॉपिक इंटरेस्टिंग है तो उसकी थोड़ी प्रेजेंटेशन भी इंटरेस्टिंग कर ली जाए। तो वही सेम पुराना वाइट कलर से मुझे थोड़ा कंटाल आने लग गया था, तो सोचा थोड़ा चेंज लाया जाए, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है? अरेंजमेंट्स, राइट। अगेन डोंट वरी, नथिंग टू डू विथ आयरन मैन एज सच, बट यस दैट्स माय फेवरेट कैरेक्टर। तो सोचा थोड़ा आयरन मैन थीम पे प्रेजेंटेशन बनाई जाए, थोड़ा क्रिएटिव, थोड़ी मेहनत क्रिएटिविटी में भी दिखाई जाए, राइट। सो अरेंजमेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं, राइट। चलिए, सो लेट्स टेक सम ब्लेसिंग्स फ्रॉम आयरन मैन एंड प्रोसीड, ठीक है। अरेंजमेंट मतलब क्या? वेरी सिंपल, कुछ 4-5 लोग बैठते हैं, ए के लेफ्ट में कोई बैठता है, बी के राइट में कोई बैठता है, वो दोनों के बीच में कोई बैठता है। ऐसा करके आपने 4-5 लोगों को फिट कर दिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है। और हमें वही आइडेंटिफाई करना है कि कौन किसके राइट में बैठा है, कौन लेफ्ट में बैठा है, इनकी अरेंजमेंट क्या है। ये अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल हो ऐसा जरूरी नहीं है, वर्टिकल भी हो सकती है, जैसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो ऐसा होता है कि एच का घर जी के 2 फ्लोर ऊपर है, तो अगर जी इधर है तो उसके 1-2 फ्लोर के ऊपर एच का घर आ जाएगा, यहाँ पे कोई और 2 लोग फिट हो जाएंगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। दिस इज योर वर्टिकल अरेंजमेंट। बस ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अभी सॉल्व करेंगे, और लेट्स सी, इट्स कंप्लीटली एन एनालिटिकल और अ डिसीजन मेकिंग टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, क्योंकि आपको इसके बाद डिसीजन लेने होंगे कि कौन किधर बैठ सकता है, कौन किधर आ सकता है, किसका घर किधर फिट हो सकता है, कौन कहाँ पे कौन सी जगह पे फिट होगा, राइट। चलिए, लेट्स इमीडिएटली स्टार्ट विद अरेंजमेंट। कुछ उसके पॉइंटर्स हैं जो हमें समझने हैं। लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर मतलब एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। 2 टाइप्स ऑफ लीनियर अरेंजमेंट पॉसिबल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। डायरेक्शन हमेशा हमें नॉर्थ अज्यूम करना होता है। डायरेक्शन दैट वी ऑलवेज अज्यूम शुड बी नॉर्थ। मतलब क्या? अगर ऐसे 5 लोगों को हम बिठाते हैं, सो वी हैव टू अज्यूम दैट एवरीबॉडी इज लुकिंग नॉर्थ। व्हाट हैपेंस? द एडवांटेज ऑफ अज्यूमिंग नॉर्थ इज देयर लेफ्ट इज सेम एज माय लेफ्ट। मतलब मान लेते ये स्क्रीन होती और मैं ये स्क्रीन पर अगर डायरेक्टली लिखता, तो इनका लेफ्ट, ये 5 लोगों में से किसी का भी लेफ्ट और मेरा लेफ्ट सेम होगा, तो मैं कभी गड़बड़ नहीं करूंगा। और इनका राइट और मेरा राइट सेम होना चाहिए। हालांकि जब मैं टर्न हो जाता हूं तो अपने आप मेरा लेफ्ट उनका राइट और मेरा राइट इनका लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। सो वील अवॉइड इट, बट थैंकफुली मैं यहां से ड्रॉ कर रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी इनका लेफ्ट और मेरा लेफ्ट सेम है। सो डोंट कंपेयर माई सेल्फ विद दोज पीपल, कंपेयर योर सेल्फ विद दोज पीपल, ठीक है। तो आप जिस एंगल से देख रहे हो, मैंने एग्जैक्टली उस तरीके से पीपीटी बनाया है, तो आपका लेफ्ट और इनका लेफ्ट सेम होना चाहिए, आपका राइट और इनका राइट सेम होना चाहिए, ठीक है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ अज्यूमिंग एवरीथिंग इन नॉर्थ। अच्छा, ये असम्पशन आप तभी ले सकते हो अगर क्वेश्चन में दिया है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो अज्यूम मत करना। यानी अगर क्वेश्चन में बोला है दैट सम पीपल आर फेसिंग साउथ, सम पीपल आर फेसिंग नॉर्थ और एवरीबॉडी इज फेसिंग नाउ साउथ, तो थोड़ा अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चन को ट्विस्ट करना पड़ेगा। चिंता मत करो, आएगा तो फेस कर लेंगे, टेंशन नहीं होगा। सम मोर इंपॉर्टेंट टिप्स दैट वी नीड टू नो इज read the given information very carefully. This is the most common mistake that students make. गलती यहीं पे कर लेते हैं कि क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं है, राइट के बदले लेफ्ट पढ़ लेते हैं। 2 प्लेसेस राइट के बदले राइट पढ़ लेंगे, तो 2 के बदले वो यहाँ पे आना चाहिए था, उसके बदले वो यहाँ पे फिट कर देंगे और फिर अपने आप पूरा गलत हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। समथिंग दैट योर पेरेंट्स माइट बी टेलिंग यू। आपके पेरेंट्स आपको सालों से ये चीज बता रहे कि क्वेश्चन ठीक से पढ़, क्वेश्चन ठीक से पढ़। तेरे को आता तो सब कुछ है, लेकिन तो एग्जाम में गलती करके आती है, गलती करके आता है क्योंकि तो क्वेश्चन ठीक से तुम नहीं पढ़ते, ठीक है। सेकेंड थिंग इज डिसाइड अ स्टार्टिंग पॉइंट। सी, जब मैं अगर ऐसा बोलता हूं ए के राइट में बी बैठता है, ठीक है, तो वो ऐसा हो सकता है ए इधर आया, बी इधर आया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो वी हैव टू थिंक एंड स्टार्ट लॉजिकली। अच्छा, बेस्ट पार्ट इसके, अगर मैं श्योर नहीं हूं ना तो मैं यहाँ नहीं लिखता। ये 5 जगह मैंने बचाई है फाइनल के लिए, तो मैं रफ वर्क में लिखता हूँ, यानी मैं यहाँ कहीं साइड पे लिख दूंगा, ए के बाजू में भी है,
फिर देखा जाएगा, अगर सी डी की बात होगी तो अलग से लिखूंगा। और फिर ऐसा बोला है कि ए के लेफ्ट में डी बैठता है तो फिर डी इधर आ जाएगा, फिर सी इधर आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा बोला है कि ई सिट्स इन द राइट मोस्ट कॉर्नर, तो ई आ जाएगा। तो अब मुझे 5 लोग मिल गए, अब मैं यहाँ भर सकता हूँ, ठीक है। सो ऐसा कुछ हम लॉजिकली सॉल्व करने की आज कोशिश करने वाले हैं। ये है लेवल 1। अच्छा, लेवल 2 ऐसा भी होता है कि 2-3 चीजें कंबाइंड करके आ सकती है, राइट। सो represent the entire information in the diagram form, that is going to be really helpful। 2-3 इंफॉर्मेशन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ए बी सी डी ई आर 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड पी क्यू आर एस टी आर देयर पेरेंट्स, नॉट इन द ऑर्डर, नॉट नेसेसरीली इन द ऑर्डर। मतलब क्या कि ए के पेरेंट पी ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं, क्यू भी हो सकते हैं, आर भी हो सकते हैं, एस भी हो सकते हैं, टी भी हो सकते हैं, इनमें से किसी का भी कोई एक पेरेंट हो सकता है। लेकिन हर एक का एक एक इंडिविजुअल पेरेंट है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ए और बी का एक कॉमन पेरेंट पी, ठीक है, एज पर द स्टेटमेंट विच आई हैव गिवन। अगर उनको ऐसा कुछ देना होगा तो वो क्वेश्चन में अच्छे से लिखेंगे। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नेवर नो, वन ट्विस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। सो ये मैंने आपको जो बताया वाज व्हाट आई डिड वाज आई गिव यू अ रफ आइडिया क्वेश्चंस कैसे होंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को डील करें तो ही हमें पता चलेगा कि कैसे होंगे। लॉजिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप वर्क करने जाओगे, जब आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे जाओगे, मैनेजर बनोगे, तो आपको अधिकतर प्रॉब्लम लॉजिकल ही मिलेंगे, जहां पे आपको चीजों को फिट करना पड़ेगा कि भाई मेरी एक प्रोडक्शन की प्लान चल रही है, मंडे को ये प्रोड्यूस कर रहा हूँ, 2 दिन बाद दूसरा कुछ कर रहा हूँ, 4 दिन बाद उसका सेल्स करना है, तो मुझे सबको लॉजिकली फिट करना है। तो अगर ट्यूसडे को ऐसा कुछ है तो मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। दैट वे इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट टू गिव यू वन टीजर एग्जांपल, या जिसको स्टार्टर बोलते हैं हम, मेन कोर्स चालू करने से पहले थोड़ा स्टार्टर करते हैं। क्वेश्चन ही है, तो मेरा ये आपसे एडवाइस ही होगा कि द मोमेंट आई पुट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, यू कैन पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। हो पाया ठीक, नहीं तो यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो एंड देन सी वेयर यू वेंट रॉन्ग और डिड यू गेट इट राइट। कुछ आपसे छूट गया, कुछ आपने गलती कर ली, छोटी मोटी या बड़ी गलती कर ली, कोई केस था जो आपसे कंप्लीटली छूट गया और मैंने उसको पकड़ा था, तो ये चीजों को बाद में एनालाइज करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन टीजर है, स्टार्टर है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूरा का पूरा नहीं बता रहा हूँ, एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, ताकि मैं आपको स्टार्ट करवा सकूं। आई गिव यू हेड स्टार्ट, उसके बाद आई गिव यू वन एंटायर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। फिलहाल ऐसा समझते हैं, ये क्वेश्चन का सिर्फ इतना पता है हमें। इन अ क्लास देयर आर 5 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई हु सिट ऑन वन बेंच। तो भाई एक बेंच चाहिए, ये बेंच में 5 लोग होने चाहिए। तो ऐसा जैसा आपने देखा, मैंने यहाँ पे 5 डैशेस ड्रॉ कर लिए, ठीक। पहला स्टेटमेंट आता है क्वेश्चन का, बी एंड डी आर क्लोज फ्रेंड्स एंड दे ऑलवेज सिट टुगेदर बट नॉट एट द कॉर्नर। सी, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। अब मैं ये बता रहा हूँ, ये अच्छे दोस्त का कुछ काम नहीं है, अच्छे दोस्त नहीं भी होते और ऐसा बोला होता कि दे सिट टुगेदर तो एक ही बात थी। सो ट्राई टू पिक रेलेवेंट इन्फो, काम की चीज को पकड़ो। काम की चीज क्या है? ऑलवेज सिट टुगेदर बट नॉट एट द कॉर्नर। अब समझिएगा, नॉट एट द कॉर्नर मतलब ऐसा हो सकता है बी इधर डी इधर, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है बी इधर और डी इधर, पर मैं ये बहुत श्योर हूं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये कॉर्नर पे आ गया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं हो सकता, ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर नॉट टुगेदर, देयर इज समबडी वन गैप इन बिटवीन। सर गैप है ना, जब तक गैप भरा नहीं तब तक, अरे वो गैप आप भरने ही वाले हो, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतने ही केस बनेंगे ना, ना इतने केस नहीं बनेंगे, कुछ केसेस और भी बनेंगे। और क्या केस बन सकते, और केस जो बन सकता है वो ये है, पता चल रहा है डी और बी साथ में है, कहीं पे ऐसा नहीं बोला कि बी लेफ्ट में डी राइट में, तो उल्टा भी हो सकता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दिस, you can have a BD, you can have a DB, and they are not at the corner, means you will have some people on the outer edges, ठीक है। अब दो बातें हैं, या तो आप ऐसा करो और आगे बढ़ाते जाओ, पर मैं बोल रहा हूँ ये बहुत मेहनत का काम है, इतने सारे केसेस एक साथ अभी के अभी हमें नहीं बनाने चाहिए, उसमें दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत लंबे चले जाओगे, ठीक है। कभी कभी बनाना पड़ता है, बट एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। अभी जितना मिनिमल रफ वर्क से काम चलाते हो उतना जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं,
E and C are as far as possible. As far as possible मतलब बेटा क्या होता है उसका? as far as possible मतलब कॉर्नर, दोनों कॉर्नर में बैठते हैं। अब कॉर्नर में कैसे बैठ सकते हैं? अगर C इधर आएगा तो E ये कॉर्नर पे आएगा, लेकिन उल्टा भी हो सकता है, E ये कॉर्नर पे आया और C ये कॉर्नर पे आया। मतलब दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। दो केस बने तो मैंने नीचे लिख दी, इसलिए मैंने अभी भी ये जगह भरी नहीं है, अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ C आएगा या E आएगा, तो मैंने इतना भरा है। चलो एक और स्टेटमेंट ऐड किया जाए। A is friend of C and sits to the right of C, ठीक है, and to the immediate left of B। अरे बाप रे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आ गई है, तो इसको तोड़ के खाया जाएगा। इफ यू रिमेंबर, मैं हमेशा बोलता हूँ पिज्जा कैसे खाते हो? स्लाइस करके, गड़ी करके पूरा एक साथ अंदर नहीं डालते, ठीक है। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन निकालो और खाओ और हजम करो, निकालो खाओ और मजे करो। तो छोटी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले क्या आती है? A sits to the right of C। राइट ऑफ सी मतलब क्या? सी का राइट। अब जैसे मैं वापस घूम जाता हूं आपके लिए, अगर सी इधर बैठा है तो सी का राइट ये साइड पे होगा, ना कि ये साइड पे, ठीक है। सो इसीलिए मैंने बोला था कि आपका राइट और सी का राइट सेम हो, ऐसा अज्यूम करो। तो अगर मैं नॉर्थ अज्यूम कर रहा हूं तो राइट ये होता है और लेफ्ट ये होता है। अब जरा आप खुद के साथ कंपेयर करो, तो आप जहां से देख रहे हो आपका राइट भी ये होगा और आपका लेफ्ट ये होगा। सो जब ये होता है ना, तब आप गड़बड़ नहीं करते, राइट। चलिए बढ़िया। मतलब सी के एग्जैक्टली बाजू में राइट साइड पे, जमनी साइड पे मुझे ए को बिठाना पड़ेगा। मतलब मैं या तो यहां बिठा सकता हूं पहले केस में, दूसरे केस में यहां बिठा सकता हूं, ठीक है। नाउ आई हैव अ स्मॉल प्रॉब्लम इन दिस केस। क्यों? ये बेटा ये तो जगह ही नहीं थी, यहाँ 5 लोग आ गए, तो अब सी को किधर? हवा, ए को किधर? हवा में बिठाओगे? नहीं ना, ए को हवा में नहीं बिठा सकते, तो सर ना इसको खिसका देंगे, ऐसा थोड़ा। तो अगर आप इसको खिसकाओगे तो खाली जगह, खाली जगह, सी ए ऐसा हो जाएगा। अपने को 5 जन चाहिए थे, ऑटोमेटिकली ये कॉर्नर से हट गया। नाउ दे आर नॉट एज फार एज पॉसिबल। तो सर क्या करने का? ये दोनों तो सही नहीं हो सकते, मतलब मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूं, वो और ये दोनों स्टेटमेंट सही नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये केस पॉसिबल ही नहीं है। हमने तो दो केस अज्यूम किया था ना, कि दोनों पॉसिबिलिटी अज्यूम की थी। दूसरी पॉसिबिलिटी में एक स्टेटमेंट गलत प्रूव हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी गलत है, अपना एजम्पशन गलत है, ठीक है। मतलब ऊपर वाला एजम्पशन फिलहाल सही है, और जब एक ही एजम्पशन होता है ना, तो वो सही होता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, नहीं तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा। मतलब हमें मिली एक ही जगह। अच्छा, एंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब यहाँ पे थोड़ी इंग्लिश ग्रामर की बात करना चाहता हूँ। ए इज अ फ्रेंड ऑफ सी, सिट्स टू द राइट ऑफ सी एंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। कौन बैठता है बी के लेफ्ट में? ग्रामर के हिसाब से ए आता है, ठीक है। मतलब क्या? लेट्स से मैं ऐसा बोलता हूं, मैं एक लड़का हूं और 12वीं कक्षा में पढ़ता हूं। तो क्या हुआ इसका मतलब? मैं लड़का हूं और मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूं। चलो एक और बार मैं ऐसा पूछता हूं आपको कि मैं विराट कोहली का फैन हूं और 12वीं कक्षा में पढ़ता हूं। क्या मतलब हुआ इसका? विराट कोहली 12वीं कक्षा में पढ़ता है? नहीं ना, मेरी बात चल रही है। सो ग्रामर सारे लैंग्वेजेस में सेम ही होता है, वर्ड्स अलग अलग होते हैं पर रूल एग्जैक्टली सेम होता है, व्याकरण जिसको आप बोलते हो। तो હું વિરાટ કોહલીનો ફેન છું અને 12મા ધોરણમાં ભણું છું, તો વિરાટ કોહલી થોડી 12મા ધોરણમાં ભણે છે ના. વિરાટ કોહલી does not study in 12th standard. I am Virat Kohli's fan and I study in 12th standard. Exactly the same way, A sits to the right of C and to the left of B. तो A ही है जो B के लेफ्ट में बैठा। अब देखिएगा B के लेफ्ट में मतलब B को यही आना पड़ेगा, बी के लिए और कोई जगह बचेगी ही नहीं, क्योंकि बी के बराबर इमीडिएट ना, इमीडिएट का क्या मतलब होता है? बराबर, तुरंत, एकदम। ये इमीडिएट का मतलब होता है, ऐसे नहीं बोलते तू इमीडिएटली आ जा चल फटाफट, ठीक है। अपन ऐसे नहीं बोलते किसी को फोन करके अरे अरे मैटर हो गया, लोचा हो गया, लफड़ा हो गया, बवाल हो गया, बवाल, ठीक है। ગુજરાતીમાં તમે એમ જ કહો ને, આપણે એમ જ કહીએ ને, બવાલ થઈ ગઈ છે, आई जा फटाफट, ताबड़तोब, राइट, तरत, अर्जंट, इमीडिएट, इमीडिएट ले सेम थिंग, एकदम ज बाजूमा। तो बी के लिए और कोई जगह नहीं बचेगी, ये इकलौती जगह बचती है। अब क्या? आखिरी जगह, आखिरी इंसान, उसके पास बेचारे के पास कोई चॉइस ही नहीं है,
डी को वहीं बैठना पड़ेगा। और वैसे भी हम जानते हैं कि बी और डी साथ में बैठते हैं। इसके तो मैंने प्रूव भी कर लिया कि हाँ मेरा डायग्राम गलत नहीं है, सही डायग्राम है मेरा, मैंने बराबर क्वेश्चन के हिसाब से बिठाया था। अब क्या होगा, अब कुछ क्वेश्चन पूछे गए जाएंगे, आपको उनके आंसर देने हैं। अगर आपका ये डायग्राम परफेक्ट है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, आपका आंसर सही आएंगे। हु सिट्स इन द मिडल, मिडल मतलब क्या, मिडल मतलब सबका मिडल, ऐसा नहीं कि इनके बीच में ये मिडल है, मिडल मतलब एकदम सेंटर, एकदम सेंटर। तो 5 जन का सेंटर क्या होता है, बी, मतलब बी सिट्स इन द मिडल। द कॉर्नर्स ऑफ द बेंचेस आर ऑक्यूपाइड बाय हु, कॉर्नर ऑफ द बेंचेस, ये कॉर्नर ये कॉर्नर, ठीक है। तो ये केस तो वैसे ही गलत था, राइट। यहाँ पे तो कहीं पे हमें बोला भी गया था, तो एज फार एज पॉसिबल मीन्स कॉर्नर ओनली, इट मीन्स माई आंसर विल बी ईसी, ईसी या सीई एक ही बात है, ईसी और सीई। आपके ऑप्शन में दो में से एक ही होगा, तो आपको मार्क करना है उसको, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन ऐसे भी हो सकते हैं, ऑप्शन 1 सी, ऑप्शन 2 ई, ऑप्शन 3 ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव, नोट नन ऑफ द अबव। तो आप क्या मार्क करोगे, आप 3 मार्क करोगे कि सी और ए दोनों, सी और ई दोनों ने कॉर्नर ऑक्यूपाई कर लिए। तो थोड़ा ऑप्शन को लॉजिकली समझना आंसर करने से पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ डी, ठीक है, करेक्ट पोजीशन ऑफ द डी क्या है, मतलब ऑप्शन पढ़ो फिर आंसर करो, ऐसा 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 किसने नंबर दिए, किसी ने भी नहीं दिए। हाँ, ऑप्शन देखो, बिटवीन ए एंड बी, डी है क्या बिटवीन ए एंड बी, नहीं, तो ये गलत। इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ बी, अरे ये लेफ्ट थोड़ी, ये तो राइट है, बी का तो राइट है, मतलब ये भी गलत। तीसरा, इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ ई, हाँ ई के लेफ्ट में ये आया, ये सही दिख रहा है। चौथा एक बार देख लो, राइट ऑफ ई, ये गलत हो जाएगा, ये लेफ्ट में है, हेंस आई विल मार्क आंसर 3, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व एन अरेंजमेंट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन और उसके नीचे दिए गए 4 क्वेश्चन। अब मैं वही एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को पॉज करो, एक बार थोड़ा ट्राई करो, अगर कुछ समझ में आ रहा है तो ट्राई करते रहो, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई नहीं, आपके इसमें से प्ले करके कंटिन्यू करो, ठीक है। पॉज करना। चलिए, तो अगर आपने ट्राई कर लिया और आपको आंसर्स आ गए तो अपन आंसर्स कंपेयर करते हैं। अगर आपने ट्राई किया और आपको आंसर नहीं आया, प्लीज चिंता मत करो, ये डेफिनेटली एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी तक शायद आपने ऐसा एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया जो भी मैंने करवाया, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी थिंग टू डू, राइट। सो डोंट वरी, excuse me, don't worry, you will just have to continue learning this concept. आप जितना ज्यादा सॉल्व करोगे, जितने ज्यादा इस कॉन्सेप्ट को समझोगे, उतनी ज्यादा छोटी छोटी गलतियां करना बंद करोगे, ठीक है। सो डोंट वरी, एब्सोल्युटली फाइन इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड द आंसर, लेट्स डू इट टुगेदर, ठीक है, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस टुगेदर। अब क्वेश्चन की ओर थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है। अ शॉपकीपर placed 7 models of refrigerators of different companies. ये VIZ क्या होता है, कंपनी का नाम नहीं, इसका मतलब होता है दे आर, ठीक है। ये आपने सुना होगा, ऐसा ऐसा पढ़ा होगा कहीं पे, दैट इज नहीं बोलते हम लोग इसको शॉर्ट में, ठीक है। यानी इसके बाद जो चालू होने वाला है वो लिस्ट है, ये प्लूरल है, दे आर, ठीक है। तो ये कोई नाम नहीं है, गड़बड़ मत करना। हाँ, कूल फ्रिज, एलिन, क्विक वेटर, एमजी, पलपुल, कूलकॉन, केएलपी। अब ये वही सारे कंपनी के ब्रांड्स हैं, थोड़े बहुत नाम बदलते हैं, आप नहीं बोल सकते, कंपनी कॉपीराइट्स वगैरह होता है, सो यू कैन नॉट डू दैट एनी। सो कंफ्यूज करने के लिए भी ऐसे ऐसे नाम होते हैं, राइट। कभी कभी आप देखोगे तो सारे के सारे नाम आपको एक पर्टिकुलर अल्फाबेट से शुरू होते मिलते हैं, ठीक है। मतलब अगर एकता कपूर क्वेश्चन बनाए बैठती है तो सारे ऐसे होते, कूल फ्रिज, कैलिन, क्विक वेटर, केजी, कलकूल, कूलकॉन, केएलपी, सारे क से होते, ठीक है। तो करण जौहर होता तो भी वैसे ही नाम देता, राइट। तो क्वेश्चन सेट करने वाला भी कभी कभी ऐसा कर सकता है, बट दैट्स ओके। सबसे पहले ये बात समझ में आती है कि कितने 7 रेफ्रिजरेटर है, तो 7 जगह बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7,
7 जगह बना दी मैंने, ये मेरा फेयर वर्क है। पर अगेन फेयर वर्क से काम नहीं बनता, जनरली रफ वर्क करना ही पड़ता है। तो जो जो फेयर पता चलता है वो हम फेयर में भरते जाएंगे, बाकी हम लोग साइड में रफ वर्क में करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है? कूल फ्रिज इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ KLP। कूल फ्रिज इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ KLP। तो अब कहाँ लिखूं मैं, ये 7 में से मुझे नहीं पता, तो मैं रफ वर्क में ही करूंगा, मैं फेयर बिगाड़ना नहीं चाहता, ठीक है। बिकॉज आई एम नॉट 100% श्योर वेयर विल आई पुट, कहीं पे भी हो सकता है 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, कहीं पे भी हो सकता है। सो आई डोंट वांट टू ड्रॉ समथिंग एंड देन कट इट आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, इसलिए मैं रफ वर्क में लिखता हूँ कूल फ्रिज और KLP। तो क्या बोलते हैं, KLP के लेफ्ट में कूल फ्रिज है, KLP के लेफ्ट में कूल फ्रिज है। अब देखो अगेन थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करो, इतने बड़े बड़े नाम लिखने की जरूरत नहीं है। कूल फ्रिज को CF लिख सकते हो, C भी लिख सकते थे, लेकिन कूल कौन है, तो मैंने इसलिए उसको CF लिखा। चलो अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं। अगला स्टेटमेंट बोलता है KLP is to the fourth, KLP is fourth to the left of क्विक वेटर। मतलब KLP जो है वो क्विक वेटर के चौथे लेफ्ट पे होता है। अब ना बहुत बार बच्चे ये गलती कर लेते हैं, चौथा लेफ्ट समझते ही नहीं है। अगर ये किसी का जगह है, उसका पहला लेफ्ट तो यही होगा, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट और चौथा लेफ्ट, मतलब 3 लोगों का गैप आना चाहिए, ठीक है। दैट इज हाउ यू विल फाइंड आउट व्हाट इज फोर्थ लेफ्ट। सो नाउ वी ऑलरेडी नो रिलेटिवली CF एंड KLP। तो CF KLP जहां पे भी आएंगे बाजू बाजू में आएंगे, तो क्यों ना क्विक वेटर को भी KLP के साथ जोड़ा जाए, तो बढ़िया। 3 लोगों का गैप, तो यहाँ से फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट। तो फोर्थ लेफ्ट पे KLP लाने के लिए मुझे क्विक वेटर को इधर रखना पड़ा। अगेन लेफ्ट किसका है, लेफ्ट ऑफ क्विक वेटर, तो इसलिए क्विक वेटर का लेफ्ट मैंने यहाँ पे दे दिया। चलो बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। MG इज बिटवीन एलिन एंड कुलकॉन। अच्छा, इन बिटवीन बोला है ना, मतलब यही होता है कि वो एक्जैक्टली दोनों के बीच में आता है। अब कहाँ आएगा वो मुझे नहीं पता, कुछ जगह इधर भी आ सकती है। तो सर ये 3 में फिट कर देना, ये तो आपका एजम्पशन होगा, ये 3 में फिट करना आपका एजम्पशन होगा, आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा ये पॉसिबल है कि नहीं है, इसलिए मैं फिलहाल उसको अलग लिखता हूँ। बाय द वे इसमें एक और प्रॉब्लम है, ऐसा बोला है इन बिटवीन, कहीं पे भी ये नहीं बोला है राइट लेफ्ट में कौन है। मतलब जैसा अगर पिछले क्वेश्चन में याद है हमने लिखा था BD और DB, 2 पॉसिबिलिटी लिखी थी, वैसे यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी आएगी। दूसरी आएगी CCMGAA, पहले आता है AMGCC, दूसरा आता है CCMGA, मतलब ये दोनों में से एक या फिर दोनों केस पॉसिबल हो सकते हैं। तो अपन फिलहाल दोनों से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात है, लेट्स से अगले स्टेटमेंट पे जाएं तो हमें क्या पता चलता है, क्विक वेटर विच इज थर्ड टू द राइट ऑफ एलिन। तो एलिन के तीसरे राइट पे क्विक वेटर को बिठाना पड़ेगा। तो मैं ये करता हूं, एलिन के 1 2 और तीसरे राइट पे क्विक वेटर को बिठाता हूं। और यहां पे भी मैं क्या करता हूं, एलिन के तीसरे राइट पे क्विक वेटर को बिठाता हूं, मतलब 2 लोगों की मैंने जगह छोड़ के रख दी है, 2 लोगों की जगह छोड़ के रख दी। अब मैं चाहता हूं हम इस केस को थोड़ा ठीक से देखें, नॉट कनेक्टिंग इट विद नंबर्स, बट नीचे अलग से ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए। तो कुलकॉन, MG, एलिन, 2 खाली जगह और क्विक वेटर। अब ये भी तो एक ट्रूथ है जो हम नहीं फाइंड किया हुआ है, तो उसको इसके साथ मर्ज करना पड़ेगा। मतलब क्विक वेटर के 3 गैप के बाद KLP आएगा, क्विक वेटर का 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, मतलब क्विक वेटर इधर आना चाहिए था। मतलब अगर मैं ये दोनों को मर्ज करूं तो क्विक वेटर और MG एक ही जगह पे आते हैं। क्विक वेटर एंड MG मतलब क्या, एक फ्रिज खोल के अंदर दूसरा गुजर दोगे, ऐसा तो दुकान वाला नहीं रखता ना, बाजू बाजू में बिठाता है एक के ऊपर एक। पर ऐसा भी कहीं लिखा नहीं है कि वन इज ऑन टॉप ऑफ द अदर, वो तो गलत हो जाएगा। वेरी क्लियरली दे हैव सेड दैट ही प्लेसेस देम इन अ लाइन, ठीक है। प्लेस 7 मॉडल्स ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इन अ रो, ठीक है, इन अ रो लिखा है, मतलब एक के ऊपर एक कहीं पे भी नहीं आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारा ये वाला एजम्पशन गलत हो जाता है, ठीक है। कौन सा वाला, नीचे वाला एजम्पशन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर MG और KLP की कॉमन जगह बनती है। तो अब वेरी करेक्ट एंड एनालिटिकली आई विल बी राइट इन assuming this case. Now what I should do, what do you think? बस दोनों केस को मर्ज कर दो आप,
तो चलो मर्ज करते हैं, ए एम जी सी सी, सी सी के एग्जैक्टली बाजू में कौन आता है, क्विकवेटर। अब क्विकवेटर के 3 गैप छोड़ दो, 1 2 और 3। हाँ, तो थोड़ी जगह नहीं मिलती तो मैं ड्राइंग अच्छे से करता हूँ। यहाँ पे फिर से लिखता हूँ मैं, ए एम जी सी सी क्विकवेटर। अब क्विकवेटर के 3 गैप छोड़ के के एल पी, तो 1 2 3 गैप छोड़ के के एल पी आएगा और उसके एग्जैक्टली बाजू में सी एफ आएगा। हमें कितने फ्रिज मिल गए, 1 2 3 4 5 6 फ्रिज मिल गए। आखिरी फ्रिज बचा है, आखिरी फ्रिज जो बचा वो मेरे हिसाब से है पर्लपुल। पर्लपुल का अभी तक हमें कुछ अता पता नहीं है, ठीक। तो पर्लपुल कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है, दो में से कोई एक जगह पे पर्लपुल आएगा। फिर मैं ऐसा एक स्टेटमेंट जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा था वो देखता हूँ, दैट इज एट वन ऑफ द एंड्स। अब ये देखिएगा, वन ऑफ द एंड्स, हु, अगेन ये वही बात है, क्विकवेटर विच इज टू द राइट ऑफ ऑलिन एलिन इज एट वन ऑफ द एंड, मतलब वही, मैं विराट कोहली का फैन हूं और 12वीं कक्षा में पढ़ता हूं, मतलब क्विकवेटर इज एट वन ऑफ द एंड्स। तो जब आप ये केस लेते हो, यहां अगर आपने पर्लपुल रखा तो क्विकवेटर आपका एंड में नहीं आएगा, मतलब पर्लपुल आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई जस्ट प्लेस्ड, पर्लपुल, कूलफ्रिज, केएलपी, एलिन, एमजी, कूलकॉन एंड क्विकवेटर। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर एक बार पिछले कुछ 5-7 मिनट देख लो, तो आपको भी बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन के जो एक्चुअल क्वेश्चन थे उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ पर्लपुल इफ क्विकवेटर इज फर्स्ट। अब हमने अज्यूम किया था 1 2 3 4 5 6 7, उल्टा कर लो, अगर ये 1 है तो ये 1 2 3 4 5 6 7, वेरी क्लियरली माय आंसर इज पॉइंट नंबर डी, ऑप्शन डी, आंसर इज 7। जब एक बार आपकी ड्राइंग हो जाती है ना ऐसे क्वेश्चन में, तो आप सारे ही आंसर कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। यू बिकम अनस्टॉपेबल, जगरनॉट, दैट्स व्हाट यू बिकम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली ट्रू पूछते हैं वो हमें। केएलपी इज बिटवीन एलिन एंड क्विकवेटर, एलिन क्विकवेटर इधर, केएलपी इधर, मतलब पहला ऑप्शन गलत। कूल फ्रिज इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पर्लपुल, कूल फ्रिज इज टू द राइट ऑफ पर्लपुल, हाँ पर्लपुल इधर ही दिखेगा तो राइट इधर आएगा। सेकंड ऑप्शन सही है, मैं मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगा। मैं प्रूव नहीं करता एग्जाम में बाकियों को, पर खैर अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं प्रूव कर दूंगा, बाकी भी गलत हो जाएंगे। KLP is to the left of MG, KLP is to the immediate left of MG, अरे MG इधर KLP इधर, इमीडिएट नहीं है, ठीक है, इमीडिएट नहीं है। इमीडिएट वर्ड नहीं होता तो शायद ये स्टेटमेंट भी ट्रू होता, पर फिर क्वेश्चन सेट करने वाला दिमाग वाला है, उसने इमीडिएट इसीलिए दिया आपको। MG इज, तो ये भी गलत हो गया। MG इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ पर्लपुल, अरे पर्लपुल लेफ्ट में कोई है ही नहीं, पर्लपुल एकदम लेफ्ट में चला जाएगा। इट मीन्स दिस ऑल्सो इज रॉन्ग, माई आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज माई आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिटवीन केएलपी एंड पर्लपुल। अब अगेन डायग्राम आप ड्रॉ कर चुके हो एक बार, तो एक बार का काम है, एक बार आपने काम कर लिया उसके बाद आपको कोई चिंता नहीं होती। केएलपी और पर्लपुल के बीच में कौन आता है, कूल फ्रिज आता है, बहुत सिंपल सी बात है, देख के आंसर बनता है अपने को। यू विल टेक मोर टाइम टू मार्क अ क्वेश्चन, उससे फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। Which of the following is to the left of एलिन, एलिन किधर है, एलिन के लेफ्ट में ग्रुप पूछा है, एलिन के लेफ्ट में कौन है, पर्लपुल, कूलफ्रिज, केएलपी, पर्लपुल, कूलफ्रिज, केएलपी मुझे दिख रहा है ऑप्शन सी में, पर्लपुल, कूलफ्रिज, केएलपी। इसमें एमजी की वजह से गलत हो गया, इसमें ये दोनों तीनों के तीनों गलत हो गए, ये सब राइट में है एक्चुअली, तो ये भी गड़बड़ करते हो कभी आप, लेफ्ट राइट गलती कर देते हो तो कोई ये मार्क करके आ जाएगा। देखो क्वेश्चन सेट करने वाला भी कितना स्मार्ट है। और ये आपका केएलपी और कूलकॉन एक इधर गलत ही हो जाएगा पूरा का पूरा, हेंस आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब अगला क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, तो इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन के मैं नीचे क्वेश्चंस नहीं दिखा रहा हूं मैं, आई वॉन्ट यू टू फाइंड द अरेंजमेंट फर्स्ट, ठीक है। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन ट्राई फाइंडिंग द अरेंजमेंट। इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी ये रही। चलिए अगर आपने ट्राई कर लिया इसको सॉल्व करना, तो आई एम श्योर काफी दिक्कतें आई हुई हो सकती है, और
शायद आपका सॉल्व हो गया, बढ़िया, गुड, गिव अ गुड पैट ऑन योर बैक बिकॉज दिस इज अगेन नॉट वन ऑफ द इजियर क्वेश्चंस दैट यू वुड सी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई विल से। ठीक, तो क्या करते हैं, वही सिंपल चीज जो कर रहे हैं कब से, वही दिक्कत नहीं है। विल रीड द क्वेश्चन एंड विल ट्राई टू पुट द अरेंजमेंट। जैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, रिसोर्स ब्ला 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 ब्ला, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसको हम कट कर सकते हैं। भाई वीडियो पॉज करना पड़ेगा जरा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है इंफॉर्मेशन। अब इस क्वेश्चन में कैसा है, अभी फिर सिर्फ इंफॉर्मेशन रखी है मैंने स्क्रीन पे। इसके बाद जो रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे वो बाद में दिखाऊंगा मैं। सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज आई वांट यू टू पॉज द वीडियो एट दिस मोमेंट एंड ट्राई टू सॉल्व करने का एक थोड़ा ट्राई करो, एक 4-5 मिनट थोड़ा स्पेंड करो। अगर आपको लगता है कि 4-5 मिनट में आपने कुछ सॉल्व कर दिया तो अच्छी बात है, थोड़ा कंटिन्यू करो। अगर आपको लगता है 4-5 मिनट तक नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो कंटिन्यू करके देखना चालू करो। मैं अभी सॉल्व करूंगा उसके बाद, और देन लेट्स सी कि क्या पर्टिकुलर चीजें थी जो आपको समझ में नहीं आई, जो आपने गलत कर ली। लेट मी आल्सो टेल यू दिस इज नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन। हालांकि इसमें हमने इजी क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले 1-2 बार देख चुके, तो अब थोड़ी डिफिकल्टी लेवल हमें बढ़ानी चाहिए सो दैट वी कैन सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चंस आल्सो, राइट। सो यस, चलिए, अब अगर आपने पॉज छोड़ दिया है, आपने कंटिन्यू किया है वीडियो को, तो अब मैं सॉल्यूशन सॉल्व करना चालू करता हूं। आपका आंसर आ गया, बढ़िया, गिव अ गुड पैट ऑन योर बैक। अगर आपका आंसर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सॉल्व करूंगा। इसके बाद से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि इसमें क्या अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, बस यही करेंगे कि इस क्वेश्चन के सेंटेंस को एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, सो एक TPL लर्निंग रिसोर्स कंडक्टिंग अ रिफ्रेशर कोर्स ऑन 7 सब्जेक्ट्स। तो 7 सब्जेक्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, DI, डेटा सफिशिएंसी, VARC, थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ना चाहिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फ्रॉम 22 जून टू 29 जून। अब ना मेरे नंबर्स पे थोड़ी पकड़ अच्छी है, ठीक है। द मोमेंट आई रीड 22 टू 29, आई विल टेल यू दैट इट इज 8 डेज। सर 29 22 तो 7 नहीं होता। जब कभी भी आप गिनती करते हो ना तो +1 करना होता है, बिकॉज यू आर काउंटिंग बोथ। तो आप देख लो 22 23 24 25 26 27 28 29, दीज आर 8 डेज, ओके, बट सब्जेक्ट्स आर ओनली 7, तो बहुत नाइंसाफी है। ठीक है, तो ये नाइंसाफी कैसे दूर की जा सकती है, वेरी सिंपल, एक छुट्टी मार के, मतलब इसमें डेफिनेटली कहीं पे एक छुट्टी होगी। हाँ, तो क्वेश्चन जब चालू करेंगे पढ़ना तो पता चलेगा, कहीं तो कोई छुट्टी आएगी, नहीं आएगी तो देखा जाएगा क्या कर सकते। बट हाँ, एक चीज मेरे बैक ऑफ द माइंड है कि इसमें एक छुट्टी तो पक्का आनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं 7 दिन यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, 7 दिन मैं यहाँ पे फिट कर लेता हूँ, ओके। 8 दिन, तो 22 से लेके 29 तक मैंने फिट कर दिया है, ओके, बढ़िया। अब क्या, कोर्स शुड एंड विथ DI, तो मतलब DI जो है वो आपका लास्ट में आएगा। एंड विथ DI मतलब एग्जैक्टली आखिरी दिन आपका DI होगा। ठीक, 23 जून बीइंग संडे शुड बी हॉलीडे, ये देखिए बोल रहा था मैंने, कहीं ना कहीं तो छुट्टी आएगी, तो बढ़िया, 23 जून इज अ संडे। अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर 23 को संडे है ना, तो 24 को क्या होगा, मंडे ही होगा। दिस कैन नॉट चेंज, ये नहीं बदल सकता। और 22 को क्या होगा, शनिवार। मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, यहां तक हमने 2 पॉइंट को रीड किया है। अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, VR शुड बी ऑन द प्रीवियस डे ऑफ AR, मतलब जब कभी भी AR होगा उसके एग्जैक्टली एक दिन पहले VR होगा। पर कौन सा, तो मुझे नहीं पता। ये 22 से लेके 28 तक कहीं भी आ सकते हैं, इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं रफ वर्क में भरूंगा। देखो DI में क्लियर था ना, स्टेटमेंट 1 से DI पता था लास्ट में आएगा, तो मैं रफ वर्क पे टाइम वेस्ट क्यों करूं, सीधा मैंने फेयर में डाला। पर VR और AR को हमें रफ में डालना पड़ेगा। चलो बढ़िया, हमने उसको रफ में डाल दिया। अब क्या कर सकते हैं, अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि DS शुड बी इमीडिएटली आफ्टर द हॉलीडे। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, DS शुड बी इमीडिएटली आफ्टर द हॉलीडे। हॉलीडे हम जानते हैं कौन से दिन है, संडे को है, तो एग्जैक्टली अगला दिन अपना मंडे को DS होगा। सो DS इज एग्जैक्टली ऑन द मंडे। अगेन रफ वर्क में हमने इस इंफॉर्मेशन को भर दिया। अब हम चलते हैं 5वें स्टेटमेंट की ओर,
पांचवा स्टेटमेंट क्या बोलता है, ये रहा पांचवा स्टेटमेंट, वो बोलता है देयर शुड बी अ गैप ऑफ एग्जैक्टली 1 डे बिटवीन आरसी एंड एआर। अब अगेन कब आएगा किधर आएगा मुझे नहीं पता, जहां कहीं पे भी 3 दिन वाला मामला है वहां पे आ सकता है, मतलब वो यहाँ पे भी कहीं पे भी आ सकता है, वो ये तीनों में भी आ सकता है, anywhere in between you can fit them, so that's why I don't know. So what I'm going to do is I'm going to put these three like this over here, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ये तीन, अब अगेन मैं ये भी जानता हूँ कि आरसी और एआर के बीच में वीआर है, आरसी और एआर के बीच में वीआर है, पर इसका ये मतलब नहीं कि पहले आरसी और बाद में एआर है, वो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। दे कैन बी केप्ट इन बोथ वेज, तो फिलहाल इसीलिए रफ वर्क में उसको रखता हूँ मैं। आगे चलता हूँ मैं, देयर शुड बी एग्जैक्टली गैप ऑफ 2 days बिटवीन पीएस एंड आरसी। अब मुझे ना कुछ रिलेटिवली केस भरने पड़ेंगे, तो चलो रिलेटिवली केस भरे जाए। आरसी, पहला केस भरता हूं मैं, आरसी वीआर एआर, ठीक है, क्योंकि हमें क्या बोला गया, देयर शुड बी 1 गैप बिटवीन आरसी एंड एआर, तो आरसी और एआर के बीच में एक गैप भरा, जहां पे मुझे ये समझ में आता है कि आरसी उसके पहले है। पर एक और केस बन सकता है जहां पे आरसी एआर के बाद में आता है, तो बीच में मुझे एक गैप डालना पड़ेगा, तो मैंने एक गैप डाल दिया। अब मैं जाता हूं स्टेटमेंट नंबर 6 को लेके, गैप ऑफ 2 days बिटवीन पीएस एंड आरसी, तो अगेन पीएस एंड आरसी के बीच में 2 गैप आ सकते हैं, ठीक है। तो पीएस आपका कहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है जहां पे ये दोनों गैप हो गए, या फिर यहां पे केस में देखूं तो क्या हो सकता है, इसके एक दो गैप में यहां पे आएगा, पर वहां तो ऑलरेडी पीएस है, तो वहां नहीं डाल सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 गैप छोड़ के यहाँ पे पीएस रखना पड़ेगा, ठीक है। एक केस मुझे ये बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो अपने पास दिन कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी 2 बाकी है, क्या, एक तो पीएस बाकी है, ठीक है, और एक अपना वीए बाकी है और एक हॉलीडे बाकी है। ये केस में हमने अभी तक वीए और हॉलीडे नहीं भरा है, ठीक है, वीए भी बाकी है और हॉलीडे भी बाकी है, और वीए पहले दिन पे नहीं आ सकता, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 7 आपको ये बोलता है कि वीए पहले दिन पे नहीं आ सकता, तो वीए यहाँ नहीं आएगा, तो वीए कहाँ आएगा, वीए को कहीं और डालना पड़ेगा हमें, ठीक है। वीए को मैं आखिरी में भी नहीं डाल सकता, राइट, बिकॉज वेरी क्लियरली यहाँ तो फिर भी डी को आना पड़ेगा, तो डी यहाँ पे आ जाता है डी। सो नाउ अगेन इफ आई काउंट, बिकॉज डी हैज टू बी ऑन द लास्ट डे, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, आप देखो दिन कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हमें 8 के 8 दिन मिल चुके हैं इंक्लूडिंग डी, ठीक है। अब आप देखो सेकेंड डे तो छुट्टी होनी चाहिए थी, सेकेंड डे छुट्टी होनी चाहिए थी, पर उधर एआर आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, ये केस आपका गलत है, ये केस आपका पूरी तरह गलत है, आपको ये केस कंसीडर नहीं करना चाहिए, मतलब ये केस मैंने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि एआर जो था मेरा सेकेंड डे पे आ रहा था, और एआर सेकेंड डे पे क्या, सेकेंड डे पे तो छुट्टी है, कोई भी नहीं आ सकता, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पे मेरे को ये 4 लोग मिले हैं, ठीक है, ये 4 लोग मिले, तो यहां से मैं एक स्टेप आगे लेके जाता हूं, और मैं देखता हूं कि मैं वीए कहाँ कहाँ फिट कर सकता हूं, तो वीए इधर नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो पहला दिन है, वीए यहाँ नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि वो छुट्टी का दिन है, वीए आपका यहाँ पे भी नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी डीएस है, वीए आपका यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो दीज आर सम ऑफ द डेज वेयर यू कैन नॉट पुट योर वीए, ठीक है। सो अगर मैं ये 4 ऑप्शन देखता हूं विच आर आरसी वीआर एआर एंड पीएस, तो आरसी वीआर एआर पीएस अगर यहां लिखूं तो वीए किधर जाएगा, अगर ये चारों को मैं ऐसे इधर फिट करूं तो वीए यहीं पे आएगा, ठीक है। वीए अगर वहां चला गया तो ये वाली कंडीशन आपकी गलत साबित हो जाएगी, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आपका ये वाला पॉइंट भी गलत है कि पीएस इधर आता है, अरे तो पीएस किधर जाएगा, एक बार स्टेटमेंट को फिर से पढ़ो, सारे गलत केसेस हमने देखे और उनको एलिमिनेट कर दिया। ये बोलता है आरसी और पीएस के बीच में
2 दिन की छुट्टी वाला पार्ट है, 2 दिन की छुट्टी वाला पार्ट है, मतलब 1 और 2 दिन का गैप लेके मैं PS को यहाँ पे रख सकता हूँ। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, अभी भी मेरे पास 7 और 8 2 दिन बचते हैं, 7 और 8 वेरी इजीली 2 दिन मुझे मिल जाते हैं, मतलब मैं वेरी क्लियरली PS को यहाँ रखूं तो भी मुझे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। अब क्या बचता है, तो मुझे PS और RC के बीच में 2 दिन का गैप तो रखना ही पड़ेगा, मतलब ऑटोमेटिकली अगर PS इधर आएगा तो RC मेरा ऑटोमेटिकली 2 दिन बाद यहीं पे आएगा, ठीक है। ये तो छुट्टी का दिन था। अब RC द मोमेंट इधर आता है, RC के बाद तुरंत मुझे VR को रखना पड़ेगा और VR के तुरंत बाद मुझे AR को रखना पड़ेगा। अब बहुत सिंपल सी बात है, एक ही दिन बचता है, वो आपका VA ले लेगा, ठीक है। आई होप you could understand the entire solving approach, right? What is the main logic इसके इसके अंदर हार्ट में, ठीक है, इसके हार्ट में, जैसे आयरन मैन का हार्ट है वैसा क्वेश्चन के हार्ट में क्या था, ट्राइंग टू सॉल्व, टेक केयर ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज एंड एलिमिनेट द रॉन्ग वंस। तो आप गलत वाला एलिमिनेट करो ताकि आप सही आंसर तक पहुंच जाओ, ठीक है। सो अब मुझे सारा कुछ पता चल गया है, कौन सा सब्जेक्ट कौन से दिन पे आएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। सो लेट्स टेक द क्वेश्चंस वन बाय वन। रिफ्रेशर कोर्स will start with which subject? It will start with problem solving, answer D। देखो कितना फास्ट हो सकता है, ठीक है। It starts with problem solving, answer D। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, which subject will be taught on Tuesday? Tuesday किधर पड़ता है, इधर पड़ता है, Tuesday के दिन क्या आएगा, VR, मतलब आंसर ऑप्शन C, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, सो टाइपो मिस्टेक है, ट्यूसडे के दिन आपका पक्का, सॉरी थोड़ा कट करना पड़ेगा, क्या पढ़ रहा हूँ मैं यार, हाँ थोड़ा देखना ही। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच सब्जेक्ट विल बी टॉट ऑन ट्यूसडे। तो ये ड्राइंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ड्राइंग को सामने रखते हैं। ट्यूसडे के दिन वेरी क्लियरली मैं देख सकता हूँ क्या है, RC है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये रफ वर्क है तो इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, भले कितना भी ब्राइट हो। अपना फेयर वर्क तो इधर था, तो फेयर वर्क से आंसर निकला, इट इज RC, हेंस आंसर ऑप्शन A, ठीक है। चलो कितना फटाफट हो सकता है, कोई टेंशन ही नहीं है अपने को। चलो देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोलता है, विच सब्जेक्ट प्रीसीड्स। अच्छा बच्चों, प्रीसीड का क्या मतलब होता है, प्रीसीड मतलब प्री, पहले, पहले कौन आएगा, VA के पहले कौन आएगा, VA के पहले आएगा आपका प्यारा सा AR, ठीक है। वेरी क्लियरली यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, VA के जस्ट पहले आता है AR। अगेन दिस इज नॉट टू बी रेफर्ड, दिस इज रफ वर्क, ओके। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, हाउ मेनी डेज गैप आर देयर बिटवीन PS एंड VA। तो कितना गैप हो गया, 1 2 3 4 5, 5 दिन का गैप हो गया, माय आंसर इज D, ठीक है। अच्छा छुट्टी है ना, तो छुट्टी को क्यों गिना हमने, क्योंकि वो दिन तो है, हमें डेज गैप पूछा है। अगर हमें सब्जेक्ट्स पूछा होता तो मैं 4 लिखता, पर हमें तो डेज पूछा है, तो डेज 5, 1 2 3 4 5। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, विच सब्जेक्ट इज कंडक्टेड आफ्टर DS। तो DS के बाद, DS किधर पड़ा अपना, ये रहा DS, DS के बाद अगला सब्जेक्ट कौन सा है, RC। वेरी क्लियरली विल मार्क RC इज द आंसर। कितना फास्ट हो सकता है, एक बार आपका डायग्राम हो जाता है ना, उसके बाद आप गड़बड़ नहीं कर सकते। 5 क्वेश्चन भी दिए तो आप धड़ाधड़ 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 सारे सॉल्व कर लेते। हाउ मेनी डेज गैप बिटवीन VA एंड DI। VA किधर इधर, DI किधर इधर, मतलब नंबर ऑफ डेज का गैप इज शाहरुख खान की पिक्चर, ठीक है, 0, 0 तो ऑप्शन में नहीं, हाँ ये है ना, नन, नो गैप, बढ़िया। चलो अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, अगेन आई वांट यू टू ट्राई टू लिस्ट डाउन द पर्टिकुलर पॉइंटर्स इन दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड सम अरेंजमेंट।
अगर आप अरेंजमेंट कर लिए तो बढ़िया, तो इसके लिए आपको वीडियो पॉज करना पड़ेगा। इस मोमेंट पे आप वीडियो पॉज करो और थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो। कर पाए तो भी कोई टेंशन नहीं है, नहीं कर पाए तो भी कोई टेंशन नहीं, ठीक है, अपन साथ में सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे इस पॉइंट पे वीडियो पॉज कर सकते हो। चलो, तो अगर आपने ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया है, आपका सॉल्यूशन आ गया है, तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं। एक चीज जरूर से चेक करना, क्या आपने इतने केसेस लिए जितने मैंने लिए? जरूरी है, हो सकता है शायद इतने सारे केसेस आपको लिए बगैर आपका आंसर आ जाए, उसको शायद मैं ये बोलना चाहूंगा एज अ तुक्का, ठीक है। पर हर बार वो तुक्का ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। तो हर बार तुक्का लग जाए इज ऑल्सो something that you can't completely guarantee, right? So it is very important to take all the possible cases and then eliminate some of them, ठीक है, the ones that are absolutely wrong। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। there are 8 boxes p q r s t u v w are placed one above the other, मतलब इस बार क्या vertical arrangement होगा। box number 1 is at the bottom and 8 is at the top। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ही होगा, शायद लिखने की भी जरूरत नहीं। 3 boxes are placed between P and Q। हाँ, अब ना ये देख के मुझे नहीं पता चलता कि P ऊपर है कि Q ऊपर है। इतना मालूम है कि इनके बीच में 3 बॉक्स आता है। थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, W is placed immediately below P। हाँ, तो ये दो स्टेटमेंट को यहां से लेके यहां तक को मर्ज करूं तो कुछ ये केस बनते हैं। लेट अस चेक। 3 boxes between P and Q and W is below P, ठीक है। पर ये इकलौता केस बनेगा ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, क्योंकि W is below P, पर किसी ने ये तो नहीं बोला कि ये पॉसिबल नहीं है। तो ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि there are 3 boxes between Q and P। Now Q is up, P is down and then P के further down is W। किसी ने बोला तो नहीं कि P आपका ऑलरेडी बॉक्स नंबर 1 है, बॉटम में है, नहीं। तो ये भी फैक्ट हो सकता है। ओके, now what they are telling us is that there are 2 boxes between W and V। तो there are 2 box between W and V। अब यहाँ पे मैं ये रखना चाहता हूँ 1 2, मतलब मैं अभी भी 2 केस लेता हूँ कि या तो W ऊपर होगा और V नीचे, ठीक है, या तो क्या होगा V ऊपर होगा और W नीचे होगा। तो मुझे दोनों केसेस लेने ही पड़ते हैं। तो मैं पहला केस लेता हूं जहां पे W ऊपर और V नीचे, 2 का गैप, तो V एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगा, वहां ऑलरेडी Q बैठा हुआ है। तो आप पहले केस में ये वाला एलिमिनेट कर दो और आप क्या करो, ऊपर V लिखो। तो मुझे 2 का गैप चाहिए, तो 2 का गैप कुछ इस तरह बनता है कि 1 2 और ऊपर आ जाता है V, ठीक है। तो पहले केस में मैंने अभी भी V फिट कर दिया, एक एलिमिनेट कर दिया बनते ही, तो टेंशन लेने का ही नहीं। अब अभी भी मुझे केस 2 में उसको फिट करना बाकी है, ठीक है। तो मैं केस 2 में उसको फिट करना चाहता हूं जब पहली बार मैं लेना चाहता हूं कि V ऊपर, पहली बार लेना चाहता हूं V ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों गैप के बदले मैंने यहाँ पे V को लिख दिया। दूसरा केस मैं ये लेना चाहता हूँ जहां पे V नीचे है, ठीक है। तो चलो आपका ये पार्ट एज इट इज यहाँ पे आ जाता है और उसके नीचे 2 गैप छोड़ के V लिख दिया, ठीक है। अब ये केस से मेरे को एक छोटी सी दिक्कत है, वो है आपके काउंट कर लो कितने बॉक्सेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केस आपके बन गए। 1 2 या 9 से ज्यादा बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केस बने अपने, ठीक है। तो आपको तो 8 केस ही बनाने थे, मतलब ये गलत, ये वाला केस आपका गलत हो जाता है। यू कैन नॉट हैव दिस वन, ठीक है। इट मीन्स what you can do is you can very well put your V over here, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा V आ जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आगे के स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। There are as many boxes between R and S, okay, as between W and Q। इसका क्या मतलब हुआ, W और Q के बीच में जितने बॉक्सेस हैं उतने ही बॉक्सेस R और S के बीच में भी है। तो चलो पहले केस में हम लोग ने देखते हैं कि W और Q के बीच में कितने हैं, W और Q के बीच में कितने हैं, 2, और दूसरे में कितने हैं, अरे बाप रे बहुत सारे, 1 2 3 4 4 बॉक्स है। मतलब मुझे फिर
दोनों को ट्रीट करना पड़ेगा। पर एक अच्छी बात ये हुई कि हमने कुछ पहले से डिलीट कर दिए, तो अच्छी बात हो गई, नहीं तो और इंटू 2 केस हो जाते हैं। तो टेंशन नहीं है, ये भी हो जाएगा। पहला केस लेने का सोचते हैं जहां पे द गैप इज 2। ओके, मैं थोड़ा और आगे पढ़ता हूं। आर इज अबव एस, ये मेरे को नहीं समझ में आया। ऑलरेडी हमें ऐसा बोला गया है कि आर के बीच में 2 का गैप है और आर इज अबव एस। हाँ देखो ठीक से, इमीडिएटली कहीं पे भी नहीं बोला है, ठीक है। सो आई डोंट से कि ऐसा होगा, ठीक है। इनफैक्ट जो मैंने पेन से लिखा है ना, एग्जैक्टली वैसा होगा। इनका कहने का मतलब है कि ये नहीं होगा, एस अबव आर नहीं होगा, ठीक है। सो बनेगा क्या, बनेगा ये आर, फिर 2 गैप, फिर एस, ठीक है। थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं एक बार। आर, 2 गैप और एस, आगे बढ़ते। टी इज इमीडिएटली बिलो एस, तो टी विल बी इमीडिएटली बिलो एस एंड 3 बिटवीन टी एंड यू। अच्छा ठीक है, चलो एक बार ना वापस लिखते हैं। आर गैप गैप एस, उसके नीचे टी, और अब टी और यू के बीच में भी 3 बॉक्सें हैं। बहुत मेहनत करवाते हैं ये लोग, पर कोई बात नहीं, इसीलिए तो एक अच्छा एग्जाम क्रैक हो सकता है। अब हो सकता है सेम प्रॉब्लम, टी के ऊपर यू आएगा या नीचे, तो दोनों केस कंसीडर करते हैं। चलो मर्ज करने से पहले साइड में रफ वर्क में कर लेते हैं। तो अगर ऊपर रखता हूं ना, तो 3 का गैप यहीं पे दिख रहा है मुझे, मतलब आपका u यहीं पे आ जाएगा आर के साथ, मतलब वो पॉसिबल नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि नीचे मुझे 3 का गैप देना पड़ेगा और u करना पड़ेगा, यानी कुछ बनेगा इस तरह से, ठीक है। यू विल गेट, मैं वापस लिखा हुआ रखता हूँ, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, आर 2 गैप एस, एस के बराबर नीचे टी और टी के 3 गैप छोड़ के u, ठीक है। You cannot put your u above t in this case. You cannot put your u above t because in that case your u will come here. 1 2 3 का gap and u and r will be in the same place, which can't happen. ठीक है. Same problem with this case. What is the problem? You have more than 9 boxes. Not possible. अच्छा, अगर ये possible नहीं है ना, ठीक है, तो क्या possible नहीं है? ये वाला part possible नहीं होगा, क्योंकि हमने यहीं से इसको निकाला था। जबकि यही पॉसिबल नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब अब तक जो थोड़ी हम लोग मेहनत कर रहे थे, रंग ला रही है और हमारे बहुत सारे केसेस आउट हो रहे हैं। एक ही केस बचा अपने पास, जो कि ये था। अब इस केस में क्या है, आपका W और Q के बीच में 4 डब्बे पड़े हैं। W और Q के बीच में 4 डब्बे पड़े, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा R और S के बीच में 4 डब्बे, R, फिर 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा और फिर S, और S के बराबर नीचे T। अब ये स्टेटमेंट है ना, T और U के बीच में 3 डब्बे, अब इसके नीचे 3 डब्बे डालना तो बेवकूफी होगी, ऑलरेडी कितने सारे डब्बे हो गए, आप और 3 डब्बे ऐड ही नहीं कर सकते। मतलब पक्का पक्का U को ऊपर बिठाना पड़ेगा, और 3 डब्बों का गैप डाला तो U आपको एग्जैक्टली यहाँ पे मिला। सी अगेन आई रिपीट व्हाट आई डिड, ठीक है। नाउ आई हैव एलिमिनेटेड ऑल अदर केसेस। मेरे को मालूम है मेरे Q और W के बीच में 4 डब्बों का गैप है, ठीक है। तो मेरे R और S के बीच में भी 4 डब्बों का गैप होना चाहिए, R और S के बीच में भी 4 डब्बों का गैप होना चाहिए। तो मैं यही करता हूँ, और R ऊपर चाहिए, तो R को ऊपर रखा, 1 2 3 4 डब्बों का गैप रखा और S को फिट किया, S के बराबर नीचे T को फिट किया। अब U T के नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि नीचे आता तो 9 से ज्यादा डब्बे हो जाते, मतलब ऊपर आना पड़ेगा, और ऊपर आने के लिए उसको 3 डब्बों का गैप चाहिए, तो 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, U मुझे यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और सब मैंने देख लिया, मतलब हर बार जब कभी भी इन्होंने गैप की बात करी, मैंने दोनों केस देखे, हर बार मैंने दोनों केस देखे। मैंने देखा एक बार ऊपर आ सकता है, एक बार नीचे आ सकता है, एक बार ऊपर आ सकता है, एक बार नीचे आ सकता है, दोनों ट्राई किए, कुछ ना कुछ पक्का एलिमिनेट हो रहा था। और लकीली बीच में तो ऐसा हुआ कि उस वजह से पहले के 2 केस में से एक एलिमिनेट हो गया, तो मैं थोड़ा शांत हो गया। अब मुझे ये दोनों चीज है। अब आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मतलब अगेन ये मैं बता रहा था, यहाँ पे मुझे कुछ डब्बे मिल रहे हैं, यहाँ पे मुझे कुछ डब्बे मिल रहे हैं, और ये दोनों एब्सोल्युटली अलग अलग लेबल्स है। देखो Q VPW R UST, मतलब आपको करना पड़ेगा इनको मर्ज, आपको इनको मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखो कैसे मर्ज कर पाओगे, कहीं ना कहीं तो फिट नहीं कर सकते। बेस्ट थिंग वेयर यू कैन फिट इज, ये 2 बराबर साथ में आते हैं, और यहाँ पे एक ही जगह है जहाँ पे
ये दोनों का गैप है, तो P और S सॉरी P और W वहीं पे आएंगे। देखो फिर से बता रहा हूं मैं आपको कि इस वाले केस में PW आपके ऊपर नीचे है और यहाँ एक ही ऐसी जगह है जहां पे दो खाली जगह पड़ी है अभी भी, ठीक है, तो P और W को वहीं पे आना पड़ेगा। मतलब आपका P आएगा इधर, W आएगा इधर। अब ये गैप है जो कि U ने ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब V आएगा पक्का इधर, ये R ने ऑक्यूपाई कर लिया है और Q आएगा R के ऊपर। इट मीन्स यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, योर Q R V U P W S T। In fact, that's the only possibility. ठीक है, this becomes the only possibility in the entire question, right? हाँ थोड़ा टाइम गया ये सॉल्व करने में, पर अब आप सारे क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे मैं एग्जाम में होता तो मैं इसको थोड़ा फटाफट कर लेता, प्रैक्टिस के साथ सिखा रहा था तो थोड़ा टाइम अपना गया। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं सारे एक एक करके। डायग्राम अपना है रेडीमेड, कोई टेंशन नहीं है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर अबव W? W किधर आया मेरा, इधर। W के ऊपर कितने, 1 2 3 4 5, आंसर 5। अबव W हाउ मेनी, आंसर इज 5। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोलते हैं मेरा अगला क्वेश्चन, Which of the following boxes is kept at the top? टॉप पे मेरे को याद है हमने रखा था Q को, आंसर A। कितना इजी हो जाता है। तो जितने आपके पैसेज सॉल्व करना डिफिकल्ट, एक बार सॉल्व हो जाता है उसके बाद सारे आंसर एकदम लल्लू पंजू लगते हैं अपने को, बहुत इजीली हो जाता है। 3 of the following are alike in a certain way to form a group. Choose the one that does not belong to the group. ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ऑड मैन आउट पूछा जाता है। तो आप क्या करते हो, आप थोड़ा लॉजिक लगाते हो। देखो Q का नंबर क्या है 8, V का नंबर क्या है 6, S का नंबर क्या है 2 और T का नंबर क्या है 1। अब कुछ लोगों के लिए ना तो ये बनते ही सॉल्व हो गया, कुछ लोगों को थोड़ी मेरी हेल्प चाहिए रहेगी, तो मैं आपको हिंट देता हूँ। इसको बोलते हैं ऑड नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर। बात खत्म, आंसर इज डी, क्योंकि ये इकलौता टी ऐसा है जो कि एक ऑड नंबर वाली नंबरिंग पे आता है, बाकी सारे आपके इवन नंबर वाली नंबरिंग पे आते हैं। प्लीज मेहरबानी करके इसमें कभी भी ऐसा मत सोचिएगा। कहाँ चला गया मेरा स्लाइड, स्लाइड तो वापस आ जा, जल्दी जल्दी आ जा। तो स्लाइड वापस आ गया, ठीक है। हाँ तो मेहरबानी करके इसमें ये मत सोचिएगा कि सर ये Q है फिर V है S है और T है, तो हम ऐसा करते हैं ना सर P Q R S T, तो Q S T सब साथ में आता है, V या ऐसा कि सर V अलग हो जाता है, ABCD में बीच में R आता है। अरे ये क्वेश्चन का ABCD के साथ कोई संबंध नहीं है, तो ये गड़बड़ मत करो। ये तो QRSTU दिया, इसके बदले ABCD दिया होता तो थोड़ी आप आंसर बदल देते। हमने तो ये सॉल्व किया है ना, इसके बेसिस पे ही आंसर आएगा। दिस क्वेश्चन हैज नथिंग टू डू विथ योर नॉर्मल ABCD, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन U एंड P? U किधर, इधर, P किधर, इधर, ठीक है। नन ऑफ द बॉक्स, U इज इमीडिएटली अबव P। मतलब आप समझ रहे हो, ये पढ़ो एक बार, U इज इमीडिएटली अबव P। ये ऑप्शन भी हमारे स्टेटमेंट को प्रूव कर रहा है कि हाँ सर आपने जो भी सॉल्व किया है परफेक्ट किया है। बहुत बार ऐसा हो जाता है अपनी सॉल्विंग अगर कभी गड़बड़ होती है ना तो ऑप्शन से पता चल जाता। मान लेते अगर मैं कुछ ऐसा कर लिया होता तो ये पढ़ के मुझे पता चलता कि हाय हाय ये तो मैंने कुछ गड़बड़ की है, आई कैन नॉट सॉल्व दिस, ठीक है, लाइक दैट, आई कैन नॉट सॉल्व इट लाइक दैट, मतलब मैंने कुछ गड़बड़ किया, मुझे उसको दोबारा सॉल्व करना पड़ता, पर मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी, दैट बिकम्स माय आंसर। चलिए हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन R P? R इधर P इधर, तो गिन लो कितने, 2, 2 इज माय आंसर, ठीक है, 2 इज माय आंसर। अब 2 ऑप्शन में नहीं था, लेस देन 2 4 5, दैट्स व्हाई यू से नन ऑफ दीज। सी लेट मी टेल यू गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज नन और नन ऑफ दीज में फर्क होता है। नन मतलब जीरो,
नन ऑफ दीज मतलब ये जो ऑप्शन बोले है ना, इसमें से कोई भी आपका आंसर नहीं है। सी प्लीज 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 डोंट मेक दिस मिस्टेक. There is a difference between none and none of these. However, in this case, we will mark none of these because actual answer should be 2 और 2 कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है. चलिए, तो कभी कभी ऑप्शन भी गेम कर लेते हैं, टेंशन नहीं आता, ऑप्शन भी गेम करता है. चलो, अगला क्वेश्चन मैंने आपके स्क्रीन पे रखा है. अगेन आई विल गिव यू सम टाइम टू सॉल्व दिस एंड till then you can pause the video and try to solve it on your own. तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हो. चलिए, अब अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ ही गया होगा कि व्हाट इज दिस क्वेश्चन अबाउट. दिस क्वेश्चन इज main thing that this problem that you will face in this particular question is that some of them are sitting north and some of them are sitting south. अब तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हर कोई अगर नॉर्थ में देख रहा है तो उसका राइट और अपना राइट एग्जैक्टली सेम होगा. तो उसका राइट और आपका राइट सेम होता है, उसका लेफ्ट और आपका लेफ्ट सेम होता है. लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं और कुछ लोग साउथ देख रहे हैं. अब उस वजह से क्या होता है, व्हेन समबडी इज लुकिंग साउथ देन वेरी क्लियरली व्हाट हैपेंस इज आप उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाता है कंपेयर्ड टू योर डायरेक्शन. मतलब जैसे अब यहाँ पे अगर कोई साउथ में देख रहा है तो इन दैट केस साउथ में देखने वाले का राइट और आपका राइट ये हो जाता है और साथ में साउथ में देखने वाले का राइट ये हो जाता है, उल्टा हो जाएगा. सो दैट इज वन कैच दैट यू नीड टू चेक इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. चलिए थोड़ा समझते हैं, क्वेश्चन को ही पढ़ते हैं. 7 पीपल ब्ला 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 ब्ला. क्यों? क्योंकि भाई इनके नाम कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं होते, हमें पहला अल्फाबेट पिक करना होता है, उससे इजीली सॉल्व हो जाता है. दे आर सिटिंग इन द रो, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ. तो मैं फिलहाल डायग्राम के लिए अज्यूम कर रहा हूँ ये नॉर्थ और ये साउथ. थोड़ा मैं रेकमेंड करता हूँ आप भी यही कर लिया करो, दिक्कत नहीं होगी. ठीक, 7 लोगों के लिए सबसे पहले मैंने जगह बना ली, बढ़िया. अब क्वेश्चन बोलता है ए मतलब अवनीश सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो. अब देखो क्या होगा, अवनीश को यहां मैं मिडल ऑफ द रो मतलब यहां बिठा तो लू, ठीक है, पर प्रॉब्लम होगा कि अगर वो नॉर्थ देखेगा तो उसका राइट पूरा ये साइड हो जाएगा और लेफ्ट पूरा ये साइड हो जाएगा, और अगर वो साउथ देखेगा तो उसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, उल्टा होगा. ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, तो दोनों केस बनाने पड़ेंगे. वेरी क्लियरली यहाँ पे 2 केस बनेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अवनीश. ठीक है, अब देखते हैं बाद में कोई अगर एक आध एलिमिनेट हो जाएगा तो अच्छी बात है. ठीक है, जनरली अभी तक हमने देखा है कि हो तो जाता ही है. तो पहले केस में मैं देख रहा हूँ अवनीश इज लुकिंग नॉर्थ, दूसरे में अवनीश इज लुकिंग साउथ. ओके, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन एन एंड डी. अब अगेन एन और डी के बीच में 2 लोग बैठते हैं, ऐसा कहीं साइड पे लिखना चाहता हूं मैं, और कौन राइट लेफ्ट है ये मुझे नहीं पता. ठीक है, एन सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए. इंटरेस्टिंग. अब अवनीश तो पता है किधर बैठा है तो आप एन को बिठा सकते हो. पहले केस में एन बैठेगा ये जगह पे, ठीक है, बैठेगा बैठेगी जो भी है ये जगह पे. क्यों? क्योंकि उसको बैठना है सेकेंड टू द लेफ्ट. अब कोई नॉर्थ देखता है तो उसका ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा, ये हम जानते हैं. और कोई साउथ देखता है तो ये उसका लेफ्ट होगा और ये उसका राइट होगा. ठीक है, ये दोनों चीजों को आप हमेशा याद रख लो. ठीक है, तो मुझे एन मिल जाता है पहले केस में, और दूसरे केस में मुझे एन इधर मिलता है क्योंकि दूसरे केस में लेफ्ट इधर आएगा. ठीक है, लुकिंग साउथ तो लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट एन मिल गया. अच्छा, एन मिल गया तो मुझे डी मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा ना, क्यों नहीं मिल जाएगा. देखो जरा क्या बोलता है कि वापस एन और डी के बीच में 2 लोग थे. अब इसके ये साइड तो बिठा नहीं पाओगे, जगह नहीं है, दो गैप और तीसरी तो जगह है ही नहीं. मतलब पहले केस में आपको 2 गैप के बाद डी को यहीं पे बिठाना पड़ेगा, और दूसरे केस में 2 गैप के बाद आपका डी इधर बैठेगा. ठीक है, तो मुझे ये जगह मिल गई. तो अब ये इंफॉर्मेशन मेरे काम की नहीं है, मुझे डी पता चल गया. हालांकि अभी भी मुझे डी का नॉर्थ साउथ नहीं पता चला है, तो जब पता चलेगा तब देख लेंगे. फिलहाल जगह मिल चुकी है, आगे बढ़ते हैं. ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड डी. ठीक है, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड डी. तो अब अगेन आपका बी इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, यहाँ पे इधर आ जाएगा, यहाँ पे इधर, बहुत सारे केस बनते हैं. तो मुझे थोड़ा
अभी रुकना है और मैं ऐसा कहीं पे साइड पे लिख देता हूँ, बी और डी के बीच में एक जन आता है ताकि मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं रफ वर्क यूज करता हूँ। ठीक है। और कहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन थी? अच्छा, एक स्टेटमेंट था जो पढ़ते पढ़ते छूट गया, वो है नॉट मोर देन टू पीपल सिटिंग टुगेदर फेस सेम डायरेक्शन। क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर दो लोग नॉर्थ देख रहे हैं ना, तो इसके बाजू वाला पक्का साउथ देखेगा और ये बंदा भी पक्का साउथ देखेगा। नॉट मोर देन टू पीपल विल लुक इनटू द सेम डायरेक्शन। तो दो लोग एक डायरेक्शन देख सकते हैं, तीन लोग नहीं देख सकते। ठीक, चलेगा। बोथ इमीडिएट नेबर्स ऑफ एन फेस साउथ। बढ़िया। अब ये तो फैक्ट है ना, ये दोनों केस में ट्रू होगा। मतलब क्या कि पहले केस में ये दोनों नेबर आपके साउथ देख रहे हैं, एन के, ये दो लोग साउथ देख रहे हैं। दूसरे केस में ये दो लोग साउथ देख रहे हैं। ठीक है। अब यहां से मुझे एन का डायरेक्शन मिल जाएगा। क्यों? बहुत सिंपल सी बात, एन अगर साउथ होता तो तीन लोग मिलते साउथ देखने वाले, नहीं हो सकता। ठीक है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। मतलब वेरी क्लियरली एन का डायरेक्शन पहले केस में नॉर्थ मिलेगा। सेम थिंग यहाँ पे देखो, आपको ऑलरेडी दो साउथ मिले तो तीसरा नॉर्थ होगा। ये लॉजिक से भी एन नॉर्थ मिल रहा है, या ये लॉजिक से भी कि अगर ये दोनों साउथ है, बीच वाला साउथ नहीं हो सकता, बीच वाले को नॉर्थ होना पड़ेगा। अगर बीच वाला साउथ हो जाता है तो तीनों साउथ हो जाएंगे। नॉट पॉसिबल, एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। इट मीन्स यहां तक जो इंफॉर्मेशन मिली उसमें मुझे ये पता चला कि एन का जो डायरेक्शन है वो दोनों केस में नॉर्थ आता है। चलो बढ़िया। अब क्या किया जाएगा? अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है। आगे बोलता है कि कीर्ति सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ देवव्रत। ठीक है, कीर्ति सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ देवव्रत। अब केस टू पे ध्यान दो। केस टू क्या बोलता है? ये साउथ, ठीक है, ये साउथ, ठीक है। तो इसको क्या होना पड़ेगा? इसको नॉर्थ होना पड़ेगा। पक्का देवव्रत आपका नॉर्थ होगा। ठीक है। इन केस टू अवनीश इज एडजेसेंट एंड लुकिंग साउथ, ऑल्सो दिस गाय इज एडजेसेंट एंड लुकिंग साउथ, देन देवव्रत हैज टू लुक नॉर्थ। नाउ व्हाट हैपेंस इफ देवव्रत लुक्स नॉर्थ? कीर्ति सिट्स टू द राइट ऑफ देवव्रत। देखो, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। ठीक है, मैं एक एक सेंटेंस पढ़ के सॉल्व कर रहा हूं, तो इसमें कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है। देवव्रत नॉर्थ देख रहा है, देवव्रत अपना नॉर्थ देख रहा है, तो कीर्ति उसके राइट में इधर पे ही आएगा या आएगी, जो भी। पर उधर तो ऑलरेडी अवनीश है। मतलब क्या? मतलब ये कि देवव्रत को साउथ दे डाल दूं? नहीं डाल सकते, ये तो शॉर्ट शॉट है, क्योंकि दो साउथ मिल गए, तीसरा पक्का नॉर्थ होगा। तो क्या गलत है? पूरा का पूरा केस गलत। कहीं पे भी एक अरेंजमेंट आपकी अगर रॉन्ग होती है, मतलब ऐसा कुछ होता है कि ये गलत है या फिर ये गलत है, पर ये पूरा रूल वायोलेट कर जाएगा, तो ये भी गलत है। तो इन दैट केस वेरी क्लियरली you have to say that you cannot place Kirti in case 2. If you cannot place somebody, then that case is wrong. What is a case? A case is an assumption. You made an assumption. You started with the fact that Avnish is looking south. ये आपका एक assumption था। आपने यहाँ से शुरुआत करी कि अगर अवनीश साउथ देखेगा तो नंदना, नंदा जो भी है इधर आएगी, नंदना इधर आएगी, फिर देवव्रत इधर आएगा, और देवव्रत को नॉर्थ देखना पड़ेगा। अवनीश साउथ देख रहा है, इसको साउथ देखना पड़ेगा। ये हम सब प्रूव कर चुके थे। ठीक है, भूल गए तो थोड़ा रिवाइंड मार के फिर से एक बार देख लो। मतलब क्या? मतलब वेरी क्लियरली योर सेकेंड केस और एजम्पशन इज एंटायरली रॉन्ग। हटाओ उसको, नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा केस जो हमें गलत इंफॉर्मेशन दे वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, चलो बढ़िया, नहीं चाहिए। अब यहां से ये स्टेटमेंट को पकड़ा था हमने, यहाँ पे थे हम, यहीं से चालू करते हैं क्योंकि अभी भी कीर्ति को हमने बिठाया नहीं है। अब कीर्ति बैठती है देवव्रत के राइट में। देवव्रत के दो पॉसिबल डायरेक्शन है अभी भी, नॉर्थ साउथ। ठीक, अगर मैं देवव्रत को साउथ में बिठाता हूं तो उसका राइट इधर आएगा। ठीक है, जबकि उधर ऑलरेडी कीर्ति नहीं आ सकती क्योंकि वहां पे ऑलरेडी अवनीश है। मतलब साउथ नहीं चलेगा ना, नॉर्थ। एक ही केस है,
तो अब इसको तो झक मार के सही होना पड़ेगा, तो नॉर्थ आएगा। और द मोमेंट यू रियलाइज देवव्रत इज सिटिंग हियर लुकिंग नॉर्थ, वैसे भी दो नॉर्थ थे, अगला कीर्ति उसके राइट में आएगी, क्योंकि जब कोई नॉर्थ देखता है तो उसका राइट इधर पड़ता है, ठीक है। जब कोई साउथ देखता है तो ये उसका लेफ्ट हो जाता है, ये उसका राइट हो जाता है। तो मुझे कीर्ति की जगह मिल गई, ठीक है। और क्योंकि दो लोग नॉर्थ देख रहे हैं, इसको साउथ देखना पड़ेगा, तो कीर्ति का डायरेक्शन भी मुझे मिल गया, ठीक है। काफी कुछ धुंधला धुंधला था, वो क्लियर हुआ है। अभी भी ये वाला पार्ट बाकी है और एक लास्ट का सेंटेंस बाकी है, तो चलो लास्ट के सेंटेंस को पढ़ते हैं। हरिदा सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ गजानन, बोले तो क्या, गजानन इधर और उसके राइट में हरिदा, ठीक है, बढ़िया। ये एक ही जगह जहां पे ये गैप दिख रहा है मुझे, तो गजानन इधर और हरिदा इधर, ठीक है। अगर आपने ये किया है तो आप गलत हो, मैंने ये किया है मैं भी गलत हूं। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्शन ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूं। तो हर पॉइंट पे दोनों चीजें देखनी पड़ेगी, डायरेक्शन भी। अरे भाई ये देख लो, बात सही है, आप जी एंड एच को यहाँ कहीं नहीं बिठा सकते। अगर जी इधर आता है तो बाकी सारी चीजें ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो जी एच such that one person in between only places this, but they are looking south. If they are looking south, then it has to be H and G, because Harida sits second to the right of Gajanan. Gajanan is looking south, तो उसका राइट इस बाजू आएगा, ठीक है, उसका राइट इस बाजू आएगा। गजानन इज लुकिंग साउथ, मतलब H इधर आएगा, ठीक है। अब वेरी क्लियरली यू कैन से only place left is B, only place left is B, ठीक है। Now my point is, can I identify the direction of B? अभी तक तो नहीं, but the moment I read this statement मुझे पता चलता है भूपति faces opposite of नंदना। नंदना किधर देख रही है? साउथ, तो भूपति किधर देखेगा? भूपति देखेगा, सॉरी, नंदना देख रही है नॉर्थ, तो भूपति देखेगा साउथ, ठीक है। सो यहां से हमें भूपति का डायरेक्शन भी मिल जाता है, ठीक है। सो भूपति का डायरेक्शन मिल गया हमें और हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ठीक है। शायद मेरी स्लाइड गायब हो गई है, चलो स्लाइड को वापस बुलाते हैं। हाँ, ये रही मेरी स्लाइड, वापस आ गई। मतलब क्या? मतलब वेरी क्लियरली वी हैव फाउंड एंड क्रैक्ड द एंटायर केस जस्ट लाइक शर्लॉक होम्स, ठीक है। तो आज आप शर्लॉक होम्स बन गए हो, ये बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। काफी टैलेंट अपना बढ़ रहा है ये वीडियो के बाद। चलो अब तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व किया जाएगा। देखिए क्या क्या क्वेश्चन है, चलो देखते हैं एक एक करके। हाउ मेनी पीपल आर फेसिंग नॉर्थ? भाई ये डायग्राम था ना, उसको हमेशा पेपर पे एक जगह पे अच्छे से ड्रॉ करते हैं हम। नॉर्थ देखने वाले कितने लोग? 1 2 3, हाँ बस 3, 3 इज माय आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग टू बिटवीन नंदना एंड देवव्रत? भाई नंदना को ढूंढो, देवव्रत को ढूंढो, बीच में कितने लोग हो गए? 1 और 2, आंसर ऑप्शन सी। भाई इतना फास्ट होना चाहिए, 5 सेकंड में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने को, तो ही तो आप पूरे इंडिया से फास्ट हो जाओगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? एक और ऑड मैन आउट वाली चीज आई, ठीक है। अब लॉजिकली एक चीज समझो, उस क्वेश्चन में क्या था? नंबर्स, लेबल्स के साथ नंबर्स थे। इस क्वेश्चन में क्या है? लेबल यानी नाम के साथ डायरेक्शन है, मतलब कुछ तो डायरेक्शन का ही कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अवनीश किधर देखता है? नॉर्थ, भूपति साउथ, कीर्ति साउथ, गजानन साउथ, बढ़िया, आंसर अवनीश, वेरी सिंपल, आंसर इज अवनीश। अब यहाँ पे आप मुझे अगर पूछते हो सर अगर उन्होंने देवव्रत या लेट्स से गजानन के बदले नंदना लिख के भेजा होता तो क्या होता? इसका भी नॉर्थ होता, इसका भी नॉर्थ होता, तो मैं कैसे बताऊं कि कौन ऑड मैन आउट है? क्या मैं जेंडर देख लूं? अगर आपने फैमिली डायरेक्शन वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लो, उसमें मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ नेवर अज्यूम जेंडर फ्रॉम द नेम, ठीक है। मैं जानता हूँ एक ऐश्वर्या को जो कि लड़का है, ठीक है। मैं जानता हूँ एक रोहित को जो कि लड़की है, मैं जानता हूँ, ठीक है। आप कितने ऐसे किरण को जानते हो? किरण कुमार, किरण बेदी,
तो जेंडर से तो हम नाम से तो कभी भी जेंडर अज्यूम नहीं करते, ठीक है। तो सर क्या करेगा अगर ऐसे ऑप्शन होते? ऐसे ऑप्शन होते ही नहीं, नहीं होते। क्वेश्चन सेट करने वाला उल्लू थोड़ी है, उसमें दिमाग है, ठीक है। तो वह नहीं देता ऐसा, ठीक है। सो डोंट थिंक अबाउट सच क्वेश्चंस। डॉड, रिमेंबर राइट, हाँ डॉड नहीं बनने का आपने। ऑप्शन ए इज द आंसर, नहीं देते, वो बहुत क्लियरली बता रहा हूं मैं, नहीं देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ भूपति? भूपति के राइट में तो सर कोई भी नहीं है ना। अरे बेटा भूपति साउथ देख रहा है, जो साउथ देखता है उसका ये राइट होता है, नॉर्थ देखने वाले का ये राइट होता है, ठीक है। बढ़िया। तो सेकंड टू द राइट, एक दो, आंसर देवव्रत, ठीक है। आई होप यू नो व्हाट हु वाज देवव्रत, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द महाभारत। नहीं पता थोड़ा गूगल कर लो, ठीक है। पितामह, पितामह का नाम था देवव्रत। चलिए भीष्म पितामह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर डेफिनेटली ट्रू? भाई डेफिनेटली ट्रू के लिए हमें पहले तो ये ड्रॉ करना पड़ेगा, तो जो ऑलरेडी आप ड्रॉ कर चुके हो कोई दिक्कत नहीं। अब एक एक स्टेटमेंट को देखा जाएगा। गजानन फेसिस नॉर्थ, ना भाई ना, गलत। भूपति सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ गजानन, गजानन साउथ देखता है, उसका राइट इधर आएगा। सेकंड टू द राइट, ना बाबा वो तो हरिदा है, वो भी गलत। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन अवनीश एंड नंदना, अरे ये भी गलत है ना, ओनली वन पर्सन सिट्स, तो ऑब्वियसली चौथा आंसर करेक्ट होगा। एक बार देख लेते हैं आपकी तसल्ली के। देवव्रत सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ कीर्ति, कीर्ति साउथ देखती है, कीर्ति का राइट इधर होगा, हाँ देवव्रत, बढ़िया। आप ऑब्जर्व करो जो कोई भी ऑपोजिट बैठता है ना, दोनों एक दूसरे के राइट में है, बहुत सिंपल सी बात है ना। आप ऐसा एक लड़की को या लड़के को रखो, डिपेंडिंग ऑन हुएवर योर चॉइसेस, ठीक है, उसका ऐसा राइट हैंड पकड़ो, तो ये आपका राइट हैंड होगा और उसका भी राइट हैंड होगा, फिर गोल गोल घूमो चक्कर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट खेलो, बढ़िया खेलो, ठीक है। अगेन सो आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रखा है मैंने। आई अगेन वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस, पॉज द वीडियो ओवर हियर एंड सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए तो अब अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, आपने सॉल्व करने का ट्राई भी कर लिया, अगेन दिस इज somewhat or just a little bit similar to the previous one where you are practicing one more time about when you have got two different directions। but इसमें क्या हो रहा है, इसमें बहुत क्लियरली हमें बोल दिया गया है कि दो रो है, नीचे नॉर्थ फेसिंग रो और ऊपर साउथ फेसिंग रो, ठीक है। अब ये समझना थोड़ा जरूरी है भाई कि ये लोग साउथ देख रहे हैं और ये लोग नॉर्थ देख रहे हैं, ये समझना इसलिए जरूरी है, तो ये आपस में कोई बात हो पाएगी, नहीं तो ये ऊपर और ये नीचे, तो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और अगर आप वैसे उल्टा करके सॉल्व भी करते तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात होती, ठीक है। बहुत सारे स्टेटमेंट्स में बीच में लिखा है कि सिटिंग ऑपोजिट, तो व्हेन वी से समबडी इज ऑपोजिट देन यू हैव टू फेस ईच अदर, दैट्स व्हाई यू कैन वेरी वेल क्लियरली लॉजिकली अंडरस्टैंड दैट ये आपका नीचे वाले जो हैं ये सब आपके नॉर्थ वाले लोग हैं और ये साउथ फेसिंग लोग हैं, साउथ फेसिंग, हाँ भाई, नॉर्थ फेसिंग एंड साउथ फेसिंग, ठीक है। चलो स्टेटमेंट को पढ़ा जाए एक के बाद एक। ABCDEFGH 9 students are playing in different standard 1 to 9 such that standard 2 is adjacent to standard 1, ठीक है, एंड 3 is adjacent to standard 2। यहाँ पे हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि एडजेसेंट स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। एडजेसेंट स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि 1 के एडजेसेंट 2, 2 के एडजेसेंट 3, 3 के एडजेसेंट 4, 4 का एडजेसेंट 5, का एडजेसेंट 6, का एडजेसेंट 7, तो 7 के दो एडजेसेंट होते हैं 6 और 8, बस ये बताने की इन्होंने हमें कोशिश की है, ठीक। दे आर seated into parallel rows such that 5 seats in each row out of which 1 seat is vacant। ऑब्वियसली यहाँ पे अगेन सिमिलर टू दैट छुट्टी वाला क्वेश्चन, यहाँ पे संडे को छुट्टी थी, 8 ये थे और दिन आपके 8 थे और सब्जेक्ट 7 थे, थोड़ा बहुत वैसा ही है इसमें भी कि जगह आपकी 10 है लेकिन लोग आपके 9 ही है, तो ऑब्वियसली एक खाली जगह बचाई जाएगी और ये इन्होंने बता भी दिया है, ठीक है, दैट इन वन रो 4 सीट्स, अदर रो 5 सीट्स, ठीक। E is in the middle of north facing people's row, very clearly they have given us position of E। इसमें कोई डाउट डिबेट डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हमें बता दिया है कि E को इधर ही बिठा दो आप, किधर, नॉर्थ फेसिंग रो वाली जगह में बीच में,
ठीक है। सो अगेन ये आपका साउथ फेसिंग और ये आपका नॉर्थ फेसिंग, साइड में ड्रॉ करके रखता हूँ ताकि गड़बड़ ना हो। ठीक। F sits to the left of G, अब किधर नहीं पता तो रफ वर्क में लिखा जाएगा F sits to the left of G। ठीक है, ओके। स्टैंडर्ड आई स्टडी इन स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2 आई स्टडी इन स्टैंडर्ड 2, तो ठीक है, इंफॉर्मेशन है, छूटे ना, इसलिए रफ में लिखना जरूरी है। नेक्स्ट, person at the extreme ends of the north row are studying in adjacent standards। a person studying in the north row के कॉर्नर में they are actually studying in the adjacent standards। तो मैं कहीं पे भी लिखना नहीं चाहता, तो चलो आपके लिए यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करके रखता हूँ मैं कि दिस इज वन पॉइंट दैट वी हैव टू नो। ठीक। व्हाट नेक्स्ट, H is in 9th standard and they sit opposite to the vacant C। तो भाई H जो है वो 9th स्टैंडर्ड में है और वो वेकेंट के ऑपोजिट है। अभी भी किधर मुझे कुछ आइडिया नहीं, नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग कुछ भी नहीं पता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। A person studying in 5th standard sits opposite to G and faces north, मतलब who is facing north। ठीक है, again read this statement one more time। person sitting person studying in 5th standard sits opposite to G and faces north। सेम लॉजिक, इफ यू रिमेंबर, मैं विराट कोहली का फैन हूं और 12वीं कक्षा में पढ़ता हूं, मतलब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूं, मतलब जो आपका 5th स्टैंडर्ड वाला बच्चा है ना, ठीक है, 5th स्टैंडर्ड वाला आपका जो स्टूडेंट है वो नॉर्थ फेसिंग रो में बैठता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे या ऐसे मार्क कर लो, चलेगा। ये आपका नॉर्थ फेसिंग में बैठेगा और जी ऑटोमेटिकली आपका साउथ फेसिंग में बैठेगा। आगे पढ़ा जाएगा। आई एंड एफ sit opposite to each other and they study in adjacent standard। तो आई एफ ऑपोजिट लिख दिया मैंने और adjacent standard शॉर्ट में लिखता हूं मैं ताकि मुझे याद रहे। आगे बढ़ते हैं, अभी भी कुछ पता नहीं है, कुछ हाल में पता ही नहीं है कौन किधर बैठ रहा है। ठीक है, और आपस में एक दूसरे का कनेक्शन भी अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, देखते हैं अगर आगे होता है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम? हाँ, दे आर स्टडीइंग इन एडजेसेंट स्टैंडर्ड, यहाँ तक थे हम। डी इज नॉट एडजेसेंट टू ए स्टैंडर्ड, तो डी नॉट एडजेसेंट टू ए। ठीक है, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई। पहली बार मुझे कुछ तो कनेक्ट मिला जहां पे मुझे आई और ए के बीच में कुछ पता चला, पर अभी भी मैं कुछ श्योर नहीं हूं कौन किधर बैठ रहा है। तो आई स्पेस स्पेस ए करके मैंने लिख दिया है। ठीक है, आई के तीसरे राइट में ए बैठेगा। G and C sit at the extreme ends of row and they face south। चलो फाइनली मुझे कुछ मिल रहा है जहां पे मैं बोल सकता हूं कि दे आर फेसिंग साउथ, पर फिर भी मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूं कि क्या दिक्कत है। ठीक है, एंड ऑल्सो दे आर नॉट इमीडिएटली एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब यहाँ पे या तो जी आएगा या तो सी आएगा, यहाँ पे या तो जी आएगा या तो सी आएगा। अब एक चीज ध्यान में देखो, जी के लेफ्ट में एफ है, ये बंदा देख तो रहा है साउथ में, जो कोई भी साउथ में देखता है उसका ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। जो कोई भी साउथ में देखता है उसका ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। उसके लेफ्ट में एफ आ ही नहीं सकता, मतलब वेरी क्लियरली आपका जी जो है वो इधर आएगा और सी इधर आएगा। ठीक है, अगेन इफ यू वांट अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट पुट जी ओवर हियर बिकॉज देन एफ विल कम हियर। ठीक है, जी के लेफ्ट में आपको एफ को बिठाना है, ठीक है, तो वो नहीं हो सकता, वो यहाँ पे हालांकि हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली एफ बिठाता हूं मैं। जैसे ही एफ बैठता है, एफ के ऑपोजिट आई रखता हूं मैं। ठीक है, और आप ऑब्जर्व करते हो तो मैंने यहाँ पे रख दिया ये आई के एग्जैक्टली 3 स्पेस में मैंने रखा है ए को। ठीक है, सो इफ यू रिमेंबर देयर वाज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वेयर आई सिट्स ऑपोजिट टू एफ, आई सिट्स ऑपोजिट टू एफ, तो आई विल सिट ऑपोजिट टू एफ और आई के 3 राइट में आई विल मेक ए सिट। तो चलो अब धीरे धीरे थोड़ी बहुत कड़ी से कड़ी मिल रही है, कोई बात नहीं, अभी भी काफी सारी चीजें मिसिंग। अच्छा, बाय द वे मैं ये जानता हूँ कि जो आई है वो सेकेंड स्टैंडर्ड में है, तो मैं तुरंत उसके नीचे उसका स्टैंडर्ड लिखना पसंद करता हूँ। ठीक है, हमें एक और चीज पता चलती है कि भाई जो आपके जी और सी है उसमें से
दोनों बाजू बाजू के स्टैंडर्ड में है और उसमें से सी बड़ा है, तो वो मिस आउट ना हो इसलिए वो लिखना चाहता हूं मैं कि सी इज ग्रेटर देन जी, बड़ा है जी से। ये रहा, ठीक है। अब हमें पता चलता है कि डी जो है वो आपका थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ता है और वो साउथ फेस कर रहा है। अब ना आप देखो, ठीक है, कैसे कैसे किसी को बिठा सकते हो, ठीक है, किसको कहाँ पे बिठा सकते हो, ये हमें ठीक से देखना पड़ेगा। सी, हमारे पास एक पेयर बचती है, वो है एच और वेकेंट की, एच और वेकेंट की। अब एच वेकेंट इधर नहीं आ सकता, एच वेकेंट इधर नहीं आ सकता, एच और वेकेंट इधर भी नहीं आ सकता, तो यही एक जगह जहां पे एच और वेकेंट आ सकता है। इसमें इधर वेकेंट रख सकता हूं, इधर एच रख सकता हूं, या मैं उल्टा रख सकता हूं, जब मैं यहाँ पे वेकेंट रखता हूं और यहाँ पे मैं एच को बिठाता हूं, ठीक है। अब पहले केस में एक दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ए डज नॉट सिट एडजेसेंट टू द वेकेंट प्लेस, मतलब आप यहाँ पे वेकेंट, वेकेंट मतलब खाली जगह नहीं रख सकते, मतलब वेरी क्लियरली आपको एच को इधर रखना पड़ेगा, वेकेंट को इधर रखना पड़ेगा। अब आप देखो डी जो कि आपका थर्ड स्टैंडर्ड में था और वह साउथ फेसिंग रो में बैठता है, साउथ फेसिंग रो में बॉस एक ही जगह खाली है, वो है ये, तो डी के लिए एक ही जगह बचती है और डी आपका थर्ड स्टैंडर्ड में बैठता है। और अब मैं वेकेंट और एच को अच्छे तरीके से फिट कर सकता हूँ, वेर आई नो दैट एच इज इन 9th स्टैंडर्ड। अब देखो कड़ी से कड़ी कितनी बढ़िया मिल रही है, ठीक है, काफी सारी, इनफैक्ट सारी जगह मिल गई एक को छोड़ के, वो कौन होगा बेचारा आपका बचा हुआ बी होगा, वेरी क्लियरली वो बी होगा। अभी भी स्टैंडर्ड्स नहीं मिले, खैर मैं जानता हूं कि जी के ऑपोजिट जो भी बैठता है वो 5वीं कक्षा में है, तो आपका जो बी है वो 5वीं कक्षा में आ गया है, ठीक है। और अब हम ये भी जानते हैं कि बी और ए आपके बगल वाली कक्षा में बैठते हैं, एडजेसेंट में है बी और ए, ठीक है, साउथ वाले आपके एडजेसेंट में है, राइट, ये रहा अपना। नॉर्थ फेसिंग रोज के कॉर्नर वाले लोग दे आर स्टडिंग इन एडजेसेंट स्टैंडर्ड, तो फिफ्थ का एडजेसेंट क्या हो सकता है, फोर्थ या तो सिक्स, फोर्थ स्टैंडर्ड या तो सिक्स स्टैंडर्ड। पर यहां पे लिखा है कि ए जो है वो डी के एडजेसेंट स्टैंडर्ड में नहीं है, मैं अब इसमें से ढूंढता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें याद रखनी पड़ती है, तो थोड़ा मेमोरी अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैं अधिकतर तो लिखता हूँ। पर ये देखो डी इज नॉट एडजेसेंट टू ए स्टैंडर्ड, अब डी इज थर्ड, इट मीन्स ए कांट बी फोर्थ, इट मीन्स ए हैज टू बी सिक्स्थ, तो ए विल बी सिक्स स्टैंडर्ड। अब क्या बचा, तीन स्टैंडर्ड बचा आपके, 4, 7, 8, ये तीन स्टैंडर्ड अभी भी बाकी है। एक और स्टेटमेंट था क्या, कि ये लोग भी आपके एडजेसेंट स्टैंडर्ड में हैं और उसमें से सी बड़ा है। अब ये तीन में से एडजेसेंट तो यही दो हैं बाजू बाजू वाले, तो ये दोनों में से एक 7 होगा और एक 8 होगा, कौन सा 8 होगा, सी बड़ा है ना, तो सी 8 होगा और जी आपका 7 होगा, बचा हुआ ई आपका फोर्थ स्टैंडर्ड ही होगा। मतलब थोड़ी हिम्मत, थोड़ा दिमाग और थोड़ी प्रैक्टिस से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि कितना डिफिकल्टी लेवल तक आपको जाना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स क्विकली सॉल्व द क्वेश्चंस, चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या दिख रहा है मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है, ये हम सॉल्व कर चुके हैं, हाँ ये करते हैं सॉल्व। पहला क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन क्या दिख रहा है मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू अ ग्रुप, अगेन ऑड मैन आउट डज नॉट बिलोंग टू अ ग्रुप, तो ऑड मैन आउट ढूंढना है, ठीक है। तो अपना जो डायग्राम है वो वेरी क्लियरली इधर मिल रहा है। अब आप ऑड मैन आउट कैसे निकालोगे, इसमें वही नॉर्थ साउथ ही एक अलग पैरामीटर है, एक इधर आएगा अपना, ये आता है अपना नॉर्थ फेसिंग डायरेक्शन में, सी साउथ में, एच नॉर्थ में, बी मिलता है अपना नॉर्थ में, ठीक है, बी मिलता है अपना नॉर्थ में, इट मीन्स योर आंसर शुड बी सी, ठीक है, योर आंसर शुड बी दिस पर्सन
ओनली पर्सन हु इज लुकिंग साउथ, ठीक है, ओनली पर्सन हु इज लुकिंग साउथ, ठीक है, वेरी क्लियरली द आंसर इज सी, ठीक है, ऑप्शन सी नहीं है ये, आंसर सी है, सो अगेन ये गलत हो जाएगा, यस आंसर वाज ऑप्शन बी सी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, हु स्टडीज इन 5th स्टैंडर्ड, बी, बात खत्म, बात खत्म, वेरी इजी, बी स्टडीज इन 5th स्टैंडर्ड, आगे बढ़ा जाएगा। हु सिट्स राइट ऑफ वेकेंट, अब देखो ये तो साउथ फेसिंग है तो इसका राइट ये बनेगा, ठीक है, इसका राइट ये बनेगा। हु सिट्स टू द राइट ऑफ द वेकेंट सीट, इट इज सॉरी माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, ये इधर देखता है तो ये उसका लेफ्ट होता है और ये इसका राइट होता है, तो राइट उसका आएगा ये, ठीक है, तो यस राइट लेफ्ट में भी गड़बड़ हो सकती है जैसे मैंने अभी करी, आपको नहीं करनी चाहिए, हालांकि मैंने अपनी गलती पकड़ भी ली तो दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अब देखो उसके राइट में आ रहा है डी, डी कहीं पे भी आपके ऑप्शन में नहीं है तो आई विल मार्क इट एज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और सॉरी नन ऑफ दिस इज व्हाट आई विल मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 24, दैट इज बी इज रिलेटेड टू 4th स्टैंडर्ड, तो बी जो है वो आपका 4th स्टैंडर्ड से रिलेशन इधर रखता है, ओके। ई जो है इज रिलेटेड टू 6th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड इधर है, मतलब ऐसा समझ रहा हूं मैं कि राइट में दो जगह जानी पड़ रही है, तो सेम वे आई इधर आता है अपना, आई इज रिलेटेड टू व्हाट, आई इज रिलेटेड टू 9th स्टैंडर्ड, you will mark answer option C, you will mark answer option C। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, who faces A, who faces A, A के ऑपोजिट कौन है, C, जो कि है आपका 8th स्टैंडर्ड में, ठीक है, so the one who sits adjacent to the one studying in 2nd स्टैंडर्ड, 2nd स्टैंडर्ड ये है, इसके adjacent ये है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। one who sits immediate to the right of the vacant seat, वेकेंट सीट तो फेसिंग साउथ है तो ये तो उसका लेफ्ट हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये बहुत ट्रिकी ऑप्शन था, इसको बहुत सारे लोग मार्क कर सकते थे पर वो गलत हो जाता। द वन हू सिट्स बिटवीन बी एंड सी, ना भाई ना, वो तो खुद है, मतलब आंसर इज नॉन ऑफ दिस, वो तो खुद सी है, तो बिटवीन बी एंड सी कैसे आ सकता है, बिटवीन बी एंड सी नहीं आ सकता, ठीक है, तो चलिए thank you for watching this video, and yes you really need to practice a lot of questions in this particular topic, काफी interesting है, decision making arrangements is one part of you can say decision making, ठीक है, take care, till then see you in the next lecture, till then please take care and goodbye, bye bye।